नमस्कार बच्चों। आज जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 6 है और 7 है। ठीक है। और इसमें पहला प्रश्न है, ये चैप्टर का नाम है व्यापारिक पत्र व्यवहार, अर्थ, प्रकार, कार्य, महत्व तथा गुण। ठीक है। एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र के गुणों का वर्णन कीजिए। मतलब एक श्रेष्ठ मतलब एक अच्छा से अच्छा व्यापारिक पत्र में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो एक अच्छा व्यापारिक पत्र वही कहलाता है जो अपने उद्देश्य को सरल, स्पष्ट, प्रभावी ढंग से पूरा कर सके। इसके मुख्य गुण निम्नलिखित हैं। मतलब एक अच्छा जो व्यापारिक पत्र है सरल होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, प्रभावी ढंग से पूरा कर सके अपना जो भी उद्देश्य है उसका। ठीक है। तो इसके मुख्य गुण निम्नलिखित है। पहला, मौलिकता, मतलब ओरिजिनल। ठीक है। पत्र नया और अपने ढंग का होना चाहिए। मतलब पत्र कहीं से कॉपी नहीं होना चाहिए, अपने ढंग का होना चाहिए। अगला है संक्षिप्तता, मतलब छोटा होना चाहिए, बहुत लेंदी नहीं होना चाहिए। तो अनावश्यक बातें न हो, क्योंकि ये दोस्ती वाला पत्र नहीं है, व्यापारिक पत्र है। तो ये बात का ख्याल रखा जाए कि किसी प्रकार का अनावश्यक बात न हो, केवल आवश्यक बातें लिखी गई हो। शुद्धता, भाषा, व्याकरण तथा तत्व पूरी तरह सही हो। विचार सीधे और सरल शब्दों में व्यक्त हो। स्पष्टता अगला गुण है। पांचवा गुण जो है विनम्रता, पत्र का भाव नम्र और आदर पूर्ण होना चाहिए। मतलब रिजिड टाइप का एक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा होना चाहिए। स्वच्छता, साफ कागज और सही टाइप लेखन का प्रयोग हो। ये बात का ख्याल रखना है कि साफ कागज यूज हो और सही टाइप और लेखन का टाइप किया हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो हाथ से भी लिख सकते हैं, लेकिन साफ होना चाहिए। श्रृंखलाबद्धता, बातें क्रमबद्ध और जुड़ी हुई हो, मतलब बात जो हो एकदम स्टोरी जैसा हो, इतना अच्छा हो। प्रभावशीलता, पत्र पढ़ने वाले पर अच्छा प्रभाव पड़े। ठीक है। जो पत्र पढ़े वो अच्छा प्रभाव पड़े उन पर, इस बात का ख्याल रखना चाहिए। अगर एक लाइन में बोला जाए तो एक श्रेष्ठ व्यापारिक, यानी निष्कर्ष इसका, एक श्रेष्ठ व्यापारिक पत्र व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाता है और ग्राहक को संतुष्ट करता है। इसलिए उसमें संक्षिप्तता, स्पष्टता, विनम्रता का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एक कुशल लेखन की क्या आवश्यकता है, एक कुशल पत्र लेखन की क्या आवश्यकता है। कुशल मतलब क्या होता है, एकदम पूरा स्किल, मतलब ऐसा लिखा हुआ हो कि एकदम पूरा एकदम एक्सपर्ट द्वारा। तो कुशल पत्र लेखन में सफलता और अच्छे संबंधों के लिए आवश्यक है। जो अच्छा रिलेशन बन पाए उसके लिए कुशल पत्र लेखन होना चाहिए। इसके मुख्य कारण है भाषा का पूर्ण अधिकार। पत्र लेखक जो लिखने वाला है, अब कोई बोले कि पत्र लिखने वाला कैसा होना चाहिए, उसका भी आंसर यही होगा बच्चों, भाषा पर पूर्ण अधिकार होना चाहिए। पत्र लेखक को भाषा का सही और प्रभावी उपयोग आना चाहिए ताकि संदेश स्पष्ट और सही पहुंचे। ठीक है। भाषा पर उनको पूर्ण अधिकार होना चाहिए और जो भी लिखे वो पूरा का पूरा स्पष्ट रूप से जो पढ़ने वाले हैं उन पर पढ़े। पत्र लेखन के सिद्धांतों का ज्ञान, लेखक को पत्र का प्रारूप, शैली और शिष्टाचार समझना चाहिए, और जो भी पत्र लेखक हो उनको इन बातों का ज्ञान होना चाहिए पहले से। संस्था के प्रति आत्मीयता, पत्र में संस्था का सम्मान और निष्ठा स्पष्ट होना चाहिए। ऐसा लिखना चाहिए कि कितना वो अपना है ये पता चले। कंपनी के का ज्ञान, मैंने कंपनी के उत्पादन का ज्ञान बोलो या कंपनी का ज्ञान, लेखक को कंपनी और उसके उत्पादों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी जानकारी होना चाहिए। मतलब एकदम कंपनी का ज्ञान होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए। ठीक है। कल्पना शक्ति और उदार भावना, पत्र में नए विचार, सृजनात्मकता और ग्राहकों के प्रति सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण दिखाई देना चाहिए। जो कल्पना शक्ति और उदार भावना भी होना चाहिए। पत्र में नए विचार, सृजनात्मकता और ग्राहकों के प्रति एक सौहार्दपूर्ण दृष्टिकोण होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना है। निष्कर्ष, कुशल पत्र लेखन व्यापार में भरोसा, प्रभाव और अच्छे संबंध बनाने का महत्वपूर्ण साधन है। जो कुशल पत्र लेखन होता है बच्चों, उसमें बहुत अच्छा चांस रहता है कि हम अपने व्यापार का भरोसा बना पाएँ, अच्छा संबंध बना पाएँ, इस बात का ख्याल रखें। अब प्रश्न संख्या 3 में आओ। व्यापारिक पत्रों के कार्यों को समझाइए, क्या क्या काम करता है। तो व्यापारिक पत्र व्यापार के संचालन और संबंधों को सुचारू रखने का मुख्य साधन है। जो व्यापारिक पत्र होता है बच्चों, वो व्यापार के संचालन और संबंधों को सुचारू रूप से रखने का मुख्य साधन है। मतलब जो संबंध स्थापित करना होता है उसको ये ठीक ढंग से
कर पाता है, मतलब रिलेशन डेवलप करता है ये। इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। वस्तुओं का क्रय विक्रय, पत्रों के माध्यम से खरीद बिक्री और आदेश और पृष्ठि दी जाती है। ठीक है, पत्र के ही माध्यम से आजकल बच्चों वस्तुओं का खरीद बिक्री होता है, और आदेश भी जो दिया जाता है या फिर जो आदेश पूरा किया जाता है वो सारा कुछ पत्र के माध्यम से आजकल होता है। तो पत्र का ये भी कार्य है, वस्तुओं का क्रय विक्रय। लेन देन का लिखित प्रमाण है, व्यापारिक लेन देन और समझौता का रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है पत्र के माध्यम से, क्योंकि सब जो कुछ लिख दिए वो पत्र है। मांग और बिक्री में वृद्धि, पत्र ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचाकर व्यापार बढ़ाते हैं। ठीक है, पत्र ग्राहकों तक सही जानकारी पहुंचाकर, मतलब एक अगर हम मांग करें तो सब जानकारी दे सकते हैं पत्र के माध्यम से, हमको पत्र के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। तो मांग और बिक्री में वृद्धि हो जाती है। इससे क्या होता है कि लोग में मांग भी करते हैं पत्र के माध्यम से ही, और मांग में वृद्धि होगी, बिक्री में वृद्धि होगी अगर कोई लोग मांगेंगे तो। सिंपल सा बात है। व्यापार की साख और प्रतिष्ठा में वृद्धि, जो क्रेडिबिलिटी है व्यापार का वो बढ़ जाता है, साख जो है उनका बढ़ जाता है। स्पष्ट और शिष्ट पत्र व्यापार विश्वसनीयता बढ़ाते हैं और क्रेडिट उसका बढ़ता है। ठीक है, साख बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ता है, इस सब में बढ़ता है, गुडविल बढ़ता है उसका। बकाया धन की वसूली, अगर कोई पैसा बहुत लंबे दिनों से नहीं मिला है अगर ऋण के रूप में, तो वसूलने के लिए हम लेटर लिखते हैं, और कभी कभी उस पत्र का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि धन भी वसूल हो जाता है। शिकायतों और मतभेदों का निवारण, कितना भी कोई भी शिकायत हो, कोई भी विवाद हो, उसको सुलझाने का माध्यम बनता है ये पत्र। हम अगर लिखते हैं प्रभावी ढंग से तो ये सब शिकायतें वगैरह ख़त्म किए जा सकते हैं, और कोई भी शिकायत का जवाब हम पत्र के माध्यम से ही देते हैं अपने ग्राहकों को। तो ये मतभेदों का निवारण करता है, ये भी एक काम में आएगा। नए बाजार का निर्माण, पत्र के माध्यम से नए ग्राहक और बाजार जुड़े जाते हैं। जितने भी नए बाजार हैं उनका निर्माण होता है, और भी जगह हम अपना व्यापार फैला सकते हैं पत्र के माध्यम से। मौखिक कार्य में पुष्टि, बातचीत टेलीफोन की जानकारी का लिखित प्रमाण बनाते हैं, और जो हम लोग मौखिक रूप से भी बात करते हैं और एक लेटर भेज देते हैं तो लेटर एक लिखित हो जाता है, और कभी भी अगर हमारे स्मरण में रहे या नहीं ना रहे तो भी लेटर काम करता है। प्रतिनिधियों को निर्देश देना, बिक्री प्रतिनिधियों और एजेंट्स के आवश्यक दिशा निर्देश भेजे जा सकते हैं पत्र के माध्यम से। जो भी हमारे यहाँ स्टाफ काम करते हैं, जो प्रतिनिधि हैं जो हमारे व्यापार को बढ़ाते हैं, उनको भी लेटर लिख के हम कुछ भी जो भी नियम हैं बेचने खरीदने के वो सारे कुछ समझा सकते हैं और इंस्ट्रक्शन कर सकते हैं उनको, वो काम कर सकते हैं। निष्कर्ष, व्यापारिक पत्र व्यवहार व्यवस्थित, प्रभावी और सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, व्यापारिक पत्र व्यवहार जो है चीज़ों को व्यवस्थित करते हैं, प्रभावी बनाते हैं, सुरक्षित बनाने में मदद करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर नज़र डालें थोड़ा, कि व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व समझाइए। महत्व बोले, लाभ बोले, आप लिख सकते हो। एक चीज़ बता दें, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लंबा था तो उसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप 4 पॉइंट्स चुनो, दीर्घोत्तरीय प्रश्न खत्म हो गया। तो आप ज़्यादा दिया है, आप 4 ही लिखोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। अब है व्यापारिक पत्र व्यवहार का मूल आधार है और इसके कई महत्व हैं। व्यापारिक पत्र का व्यवहार का महत्व पूछे, लाभ बोले, वही है। व्यापार की आत्मा, पहला पॉइंट है, पत्र व्यवहार व्यापार को जीवित और संगठित बनाए रखता है। जो पत्र व्यवहार है व्यापार को जीवित और संगठित बनाए रखता है। संपर्क और संबंध बनाए रखने में, जैसे ग्राहक व्यापारी संस्था के बीच अच्छे संबंध स्थापित करता है। नए ग्राहक और बाजार जोड़ना, नए पत्र के माध्यम से हम बाजार खोज सकते हैं अपने लिए। ठीक है, नया बाजार में हम बेच सकते हैं अपने वस्तुओं को। नए विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा बढ़ाना, तो शिष्ट और स्पष्ट पत्र व्यापार को साख मजबूत कराते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 था वैसे क्वेश्चन नंबर 4 है। आप लगभग बहुत कुछ मिलता है, तो वही बात को आप यहाँ भी दोहरा सकते हो और आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो लास्ट में एक निष्कर्ष पढ़ लेते हैं सिर्फ। व्यापारिक पत्र व्यापार व्यापार की सफलता, प्रतिष्ठा और विश्वसनीयता को सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। पत्र व्यवहार से आप क्या समझते हैं, तो सिर्फ परिभाषा पूछा है। पत्र व्यवहार वह क्रिया है जिसमें व्यक्ति, संस्था या समूह अपने विचारों, उद्देश्यों और सूचना को पत्र के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाता है। ठीक है, पत्र व्यवहार एक क्रिया है जिसमें व्यक्ति हो, संस्था हो या समूह हो, जो भी उसके विचार हैं, जो भी उसकी इंटेंशन है, जो भी उसका सूचना है, वो सारा चीज़, जो भी उद्देश्य हैं उसके, एम जो है, लक्ष्य है, वो सारा दूसरों तक पहुंचाने का एक माध्यम है। तो पहले भी हो चुका है, तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में सिर्फ परिभाषा पूछा था तो हो गया।
ठीक है। और यह व्यापार सरकारी और व्यक्तिगत सभी प्रकार के संचार इस्तेमाल होता है इसमें, ठीक है। तो 3 तरह के पत्र हैं, आपको पता ही है। व्यक्तिगत निजी पत्र बोलो या व्यक्तिगत सरकारी बोलो, जो सरकारों के भी है, व्यापारिक, 3 तरह के पत्र की बात करेंगे। व्यापारिक पत्र व्यवहार क्या है? अब व्यापारिक पत्र व्यवहार क्या है? तो व्यापारिक पत्र व्यवहार वह प्रक्रिया है, इसमें व्यापारिक पत्र व्यवहार, उसमें पत्र व्यवहार पूछा था क्वेश्चन नंबर 1 में का जो परिभाषा है, एकदम मिलता जुलता है बच्चों, ठीक है। इसमें सिर्फ व्यापार का यूज करेंगे, ठीक है। तो व्यापारिक पत्र व्यवहार वह प्रक्रिया है जिसमें व्यापारियों या व्यक्तियों के बीच व्यापार से जुड़े संबंध और सूचनाएं पत्रों के माध्यम से आदान प्रदान की जाती है। तो यहाँ बस यही लिखना है कि व्यापारिक पत्र व्यवहार वह प्रक्रिया है, ये भी प्रक्रिया है जिसमें व्यापारियों या व्यक्तियों के बीच व्यापार से जुड़े, यहाँ जितने भी लिखे जाते हैं व्यापारिक पत्र में, वो व्यापार से जुड़ी बातें लिखी जाती हैं, सूचनाएं लिखी जाती हैं, उसका आदान प्रदान है, ठीक है। पत्र एक आदान प्रदान है विचारों का, तो वहाँ पे व्यापारिक विचार रहते हैं, व्यापारिक सूचना रहती हैं, बस इतना ही अंतर है। पत्र के प्रकार का वर्णन कीजिए, ठीक है। पत्र को उनके उद्देश्यों और उपयोग के अनुसार मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांटा जा सकता है। एक है व्यक्तिगत पत्र, मित्रों, रिश्तेदारों या परिचितों को लिखे जाने वाला पत्र है व्यक्तिगत पत्र। व्यापारिक पत्र व्यापार से जुड़े कार्यों को लिखे जाने वाले पत्र हैं, जैसे खरीद बिक्री, आदेश भुगतान आदि, ठीक है। व्यापारिक पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या है? जो हम अपने जो मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, संबंधी हैं, उनको लिखते हैं। व्यापारिक पत्र किसको लिखते हैं? व्यापारिक पत्र हम लिखते हैं व्यापारियों के बीच, ये लिखा जाता है खरीद बिक्री के लिए, आदेश के लिए, भुगतान के लिए। और सरकारी पत्र क्या है? सरकारी विभागों और अधिकारियों के बीच लिखे जाने वाले पत्र हैं। जो सरकारी विभाग है उनके बीच चलता है और जो अधिकारी हैं वह उनके बीच चलता है। तो ये तीनों का आप डिफाइन कर सकते हो, होते भी 3 हैं, ये पूछा जाता है बार बार। व्यापारिक पत्र व्यवहार के उद्देश्य बताइए। व्यापारिक पत्र व्यवहार का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है: व्यापार की उन्नति करना, नए ग्राहक और बाजार जोड़ना, ठीक है। तो उद्देश्य, जो महत्व है, जो कार्य है, उसको लिख दोगे हो जाएगा। ख्याति का निर्माण करना, यानी प्रतिष्ठा का निर्माण करना, प्रतिष्ठा बढ़ाती है। व्यावसायिक संबंध बनाए रखना, ग्राहकों को व्यापारियों के बीच अच्छे संबंध स्थापित होते हैं। पत्र के बाह्य तत्व का से क्या आशय है? देखो बच्चों, जो 2 तत्व होता है पत्र का, एक होता है बाह्य, एक होता है आंतरिक। जो बाह्य तत्व से तात्पर्य क्या है? वही लिफाफा, ठीक है। लिफाफा जो होता है बाहरी तत्व होता है, तो लिफाफा और पता, सही लिफाफा और प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। लिफाफा उतना ही साइज का होना चाहिए, उसी आकार का होना चाहिए जिस आकार का लेटर है। तो कागज का प्रकार और आकार, ये भी है। उचित कागज और सही आकार का कागज जो है बाह्य तत्व है। पत्र लेखन और टाइपिंग, साफ और स्पष्ट लिखावट होना चाहिए। पत्र का मोड़ना, लिफाफे में रखना, सही ढंग से मोड़ना और डालना। डाक टिकट का प्रयोग, जो डाक टिकट लगाते हैं हम पत्र में, वो भी बाह्य तत्व में आता है। तो बच्चों ये चैप्टर हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं। अगला चैप्टर है व्यापारिक पत्र के मुख्य अंग तथा विभिन्न रूप। तो व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंगों का उदाहरण सहित तो स्पष्ट कीजिए, ठीक है। कि व्यापारिक पत्र के विभिन्न अंग, मतलब व्यापारिक पत्र में क्या क्या चीज़ से शुरुआत होता है, क्या उसका फॉर्मेट होता है, क्या उसकी संरचना होती है, उस बारे में पूछा गया है, अंग के बारे में। तो व्यापारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित अंग होते हैं। पहला होता है शीर्षक, ठीक है। पहले शीर्षक होता है, तो पत्र के प्रकार लिखा जाता है इसमें, और संस्था का नाम लिखा जाता है शीर्षक में, हेडिंग में। उदाहरण ABC कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, कोई भी कंपनी है उसका नाम लिख देंगे। फिर दिनांक लिखा जाता है दूसरे नंबर में। पत्र लिखे जाने की तिथि, जैसे यहाँ पे उदाहरण के रूप में मैंने 26 अक्टूबर 2025 दिया है, आप जो मन करे, जैसे आज का ही डेट है वो भी डाल सकते हो। संदर्भ क्रमांक, ये पत्र की पहचान होती है। फिर रेफरेंस नंबर लिखा जाता है जिससे पत्र को पहचाना जाता है। पत्र पाने वाले का नाम और पता लिखा जाता है। जो रिसीवर हैं, जिनको पत्र लिखे हैं, उनका नाम लिखते हैं। जैसे उदाहरण श्री राम कुमार, मैनेजर XYZ स्टोर दिल्ली। फिर सैल्यूशन लिखा जाता है, अभिवादन लिखा जाता है। पत्र की शुरुआत की जाती है सम्मान सूचक शब्द से, जैसे आदरणीय, ठीक है, प्रिय, इस सब बातों से शुरू किया जाता है, जैसे प्रिय श्री राम कुमार, ठीक है। फिर है विशेष शीर्षक लिखा जाता है। फिर शीर्षक लिखा जाता है, सब्जेक्ट लिखा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और सब्जेक्ट से क्लियर हो जाता है कि पत्र में क्या है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर हम विषय लिखेंगे कंप्यूटर के आपूर्ति हेतु आदेश, तो यहाँ पर एक कंप्यूटर को पूरा करने के लिए बोला गया है, तो ये इससे स्पष्ट हो गया कि क्या होगा।
फिर पत्र का मुख्य अंग लिखा जाता है, बॉडी ऑफ लेटर लिखा जाता है। उदाहरण जैसे हमारे स्टोर के लिए 10 कंप्यूटर यूनिट्स आपूर्ति करने का आदेश दिया जाता है, कृपया शीघ्र डिलीवरी सुनिश्चित करें। तो इस तरह से फिर अंतिम प्रसंग लिखा जाता है। प्रशंसा के लिए एक प्रशंसात्मक वाक्य लिखे जाते हैं, जैसे आपका विश्वासी, आपका सादर सादर नमन, आपको समर्पित। इस तरह से एक कुछ उदाहरण के लिए विनम्रता जो दर्शाता है वो लिखा जाता है। फिर आत्मक वाक्य लिखा जाता है। फिर पत्र लिखने वाला का नाम लिखा जाता है, जैसे आपका विश्वासी, अपना नाम लिख दोगे, हो गया। फिर अगला 10वां है हस्ताक्षर और पद लिखे जाते हैं। फिर वहाँ पे साइन होता है, नाम के नीचे फिर साइन करना होता है, फिर अपना पद लिखना होता है, किस पोस्ट पे वो आदमी है वो लिखना होता है जो पत्र लिख रहा है। जैसे उदाहरण ABC कंपनी, और फिर नीचे प्रबंधक, प्रबंधक क्या हो गया, पोस्ट हो गया, और यहाँ कंपनी का नाम किस कंपनी में वो प्रबंधक है, मैनेजर है। लास्ट में हस्ताक्षर लिखा जाता है। फिर टाइप करने वाला का हस्ताक्षर होता है, क्योंकि बच्चों जो पत्र लिखे जाते हैं वो कोई मैनेजर नहीं लिखता है, उसके टाइपिस्ट लिखते हैं। तो टाइपिस्ट भी साइन करता है, क्योंकि उसकी भी जिम्मेदारी होती है इस तरह से कि जो भी शब्द वो लिखा है वो कई बार बिना पढ़े भी प्रबंधक साइन कर देते हैं। तो टाइपिस्ट की भी जिम्मेदारी वहाँ पर तय की गई है कि इसने लिखा है, तो टाइपिस्ट का भी इनिशियल होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण NCL करके एक ये कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट क्या होता है, अगर कोई सूचना फिर से जोड़ना है तो PS करके हम जोड़ सकते हैं पत्र में, ठीक है। तो कृपया दिए गए उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करें। मान लो कि हम लिखने में भूल गए हैं कोई चीज़, तो फिर से लिख सकते हैं, ठीक है। फिर संलग्न पत्र, इसके साथ जो भी पत्र लगाएंगे लास्ट में हम उसको नंबरिंग कर देंगे। जैसे यदि कोई दस्तावेज साथ में लगाएं तो बिल, सूची, उत्पाद विवरण, पत्र आदि एनक्लोजर लिख के नीचे लिख देंगे, ठीक है। तो ये 13 भाग हैं, ठीक है। आपसे कभी कभी पूछेगा कि पत्र के कितने अंग होते हैं, तो वहाँ जो भी मैक्सिमम होगा लिख दोगे। कभी कभी ये होता है 13 नहीं दिया हुआ है, तो कोई भी जो मैक्सिमम होगा वो लिख देना, ठीक है। व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो ये 11 प्रकार के होते हैं। बोलोगे पत्र 3 प्रकार के ही होते हैं, जैसे पत्र पूछेगा तो पत्र में हो जाएगा व्यापारिक, व्यक्तिगत, और या निजी बोल लो व्यक्तिगत को, और तीसरा सरकारी। तो वो तो 3 प्रकार के होते हैं। तो कभी कभी यहाँ, लेकिन देखो ध्यान से, यहाँ पत्र नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है व्यापारिक पत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो व्यापारिक पत्र यहाँ पे 11 टाइप का पत्र का उल्लेख किया गया है। आप लिखने के क्रम में ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो जो मैक्सिमम होगा वही लिखना, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ कर लेना। और अगर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा तो 5-6 पत्र भी लिख दोगे, याद रहेगा तो लिख सकते हो। पहला पूछताछ पत्र, किसी वस्तु या सेवा के बारे में जानकारी मांगने के लिए लिखा जाता है ये। दूसरा है आदेश पत्र, माल का या सेवा का आदेश देने के लिए। अब हम पूछ लिए कोई वस्तु, अगर हमको कोई माल मंगाना है, वस्तु मंगाना है अपने दुकान में, तो फिर से हम एक आदेश पत्र लिख दिए कि हमको इतने की पूर्ति की जाए, उसको आदेश पत्र बोलते हैं। आदेश प्राप्ति की सूचना, फिर एक्नॉलेजमेंट लेटर लिखता है। जैसे हम आदेश पत्र लिखे, पहले हम क्या लिखे, पूछताछ किए, तो पूछताछ का जवाब आएगा, ठीक है, कोटेशन के रूप में, निर्ख के रूप में, वो भी पत्र ही है। तो एक तो छूट गया है, खैर उतना छूटता है, हम बोले 4-5 भी याद रखोगे हो जाएगा। फिर आदेश पत्र करते हैं हम उस, अब कोटेशन देख के हम क्या करते हैं, ऑर्डर देते हैं कि भाई हमको इतना का सामान भेज दो, तो ये हो गया। फिर वो जो दुकानदार है वो आदेश प्राप्ति की सूचना पत्र लिखता है। फिर वो आप जो आदेश दिए हो तो उस पर कार्रवाई करते हुए वो आदेश पर प्राप्त होने का एक पुष्टि देता है कि हमको मिल गया, आपको हम भेज देंगे, ठीक है। फिर परामर्श लेटर, कभी कभी अगर किसी से सलाह मांगना हो, मार्गदर्शन मांगना हो, तो एक परामर्श लेटर लिखा जाता है, ठीक है। संदर्भ पत्र, किसी व्यक्ति की योग्यता या विश्वास को प्रमाणित करने के लिए एक रेफरेंस लेटर लिखते हैं कि भाई हमको बताओ कि वो आदमी कैसा है क्या नहीं है, उसके लिए। जैसे साख पत्र वगैरह जो लिखा जाता है कि इसको उधार देने लायक है कि नहीं, ये पूछते हैं हम। मान लो बैंक से कभी पूछ दिए, कभी कोई व्यापारी से पूछ दिए, तो ये सब बिजनेस में चलता है। अगला बात करें तो चक्रीय पत्र, सभी संबंधित लोगों को जानकारी देने के। अगर हम एक ही लेटर का कॉपी करके ज़्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किए तो उसको चक्रीय पत्र बोलेंगे। एक होता है अनुस्मारक या गस्ती पत्र कहो या रिमाइंडर लेटर कहो, ठीक है। किसी कार्य को अगर मान लो कोई लेटर लिखे हो और उस पर वो भूल गया है मान लो, या उसको कार्रवाई नहीं कर रहा है, तो आप एक रिमाइंडर लेटर लिख सकते हो। उनको याद कराने के लिए लिखा जाता है कि मैंने आपको उस डेट में एक लेटर दिया था, उस पर आपने क्या किया क्या नहीं किया, उसको स्पष्ट कीजिए। इस तरह से हम एक लेटर लिखते हैं। शिकायत पत्र, अगर किसी तरह का असंतोष हो, किसी तरह का
दिक्कत हो हमें तो एक शिकायत पत्र लिखता है, ये भी एक टाइप हुआ। बैंक और बीमा संबंधी पत्र, बैंक वगैरह को जो लिखने वाले पत्र होते हैं वो बैंक और बीमा संबंधी पत्र होते हैं। कुछ एजेंसी संबंधी पत्र होते हैं, कुछ नौकरी के लिए आवेदन पत्र होते हैं। तो बच्चों 11 टाइप का दिया है, आप 4-5 याद रख लो। व्यापारिक पत्र आपका काम हो जाना है, ठीक है। व्यापारिक पत्र व्यवहार का महत्व समझाइए, क्या महत्व है, क्या ज़रूरत है इसका, ठीक है। कार्य में पूछे, लाभ पूछे, क्या उद्देश्य पूछे, सब में ये आप चिपका दोगे, ये यही आंसर होगा। औपचारिक संचार, व्यापारिक पत्र कंपनियों और ग्राहकों के बीच स्पष्ट और शिष्टाचार पूर्वक संवाद का साधन है। व्यापारिक पत्र क्या है? औपचारिक संचार है। व्यापारिक पत्र कंपनियों और कंपनियों के बीच, ठीक है, जो व्यापार करते हैं व्यापारियों के बीच ये औपचारिक संचार करता है, एक बोलचाल करवाता है। रिकॉर्ड के लिए उपयोगी, इससे लेन देन, क्योंकि सब लिखित होता है तो आदेशों को लिखित प्रमाण मिलता है, तो इसमें लिखित प्रमाण मिल जाता है बिजनेस के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है व्यावसायिक छवि, सही पत्र व्यवहार से कंपनी या व्यक्ति की अच्छी छवि बनती है। ये पत्र व्यवहार है, अगर पत्र हम अच्छे से लिखते हैं और पत्र हमेशा लिखते रहते हैं तो संबंध बना रहता है, एक व्यापार का अच्छा छवि जाता है, ठीक है। सूचना और स्पष्ट का आदान प्रदान होता है, पत्र में संदेश साफ और व्यवस्थित होता है, तो सूचना का आदान प्रदान हमेशा होता रहता है, किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं रहता है। संपर्क बनाए रखना, ग्राहकों और अन्य संस्थाओं के बीच नियमित संबंध और संपर्क बनाए रखने के लिए ये किया जाता है। तो यहाँ पे 5 पॉइंट है, पांचों याद रख लेना। निष्कर्ष क्या है इसका कि व्यापारिक पत्र व्यवहार व्यवसाय को व्यवस्थित और भरोसेमंद बनाता है, ठीक है। ये हो गया। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, पत्र के मुख्य भाग समझाइए। तो मुख्य भाग मैंने बॉडी ऑफ लेटर आपको बताया, ठीक है। तो इसमें मुख्य भाग में को समझाइए। तो मुख्य भाग जो होता है पत्र, उसी में सारे मूल संदेश होते हैं, ठीक है। जैसे पत्र लिखने का क्या उद्देश्य है वहाँ पर स्पष्ट करना चाहिए, आवश्यक जानकारी देने की बात करनी चाहिए। यदि आदेश, शिकायत या पूछताछ और तो सरल और स्पष्ट तरीके से लिखा जाता है, भाषा शिष्ट और औपचारिक होती है, ये लिख लोगे, ठीक है। बॉडी ऑफ लेटर कैसा होना चाहिए ये समझाने को बोला था। जैसे हमारे स्टोर में 10 कंप्यूटर्स यूनिट्स, वो शीर्षक वो जो 13 लिखाए थे उसमें से एक है आपका मुख्य भाग। तो मुख्य भाग आप वहाँ देख लेना, वहाँ पर यहाँ पर भी बोला गया है। अंतिम आदर्श सूचक वाक्य क्या है? अंतिम जो लास्ट में लिखते हैं कंक्लूजन, वो क्या है? आपका विश्वासी, आपका आज्ञाकारी, ये विनम्रता पूर्वक होना चाहिए और सम्मान दर्शाता हो ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अंतिम आदर्श सूचक वाक्य ये है, लॉन्ग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में है, और ये हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। अब नेक्स्ट चैप्टर है पूछताछ, निरख तथा आदेश संबंधी पत्र। तो पहला प्रश्न है इसमें, पूछताछ पत्र क्या है, लिखने में क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कि लिखने में क्या बरतनी चाहिए। तो याद रखो कि किसी वस्तु के मूल्य, गुणवत्ता, मात्रा, मॉडल और शर्तों की जानकारी के लिए लिखा गया पत्र है। मतलब आप क्या करते हो कि आप जब कुछ खरीदना चाहते हो तो उसके दाम तो पूछोगे ना उस चीज़ का, तो दाम पूछते हो, गुणवत्ता पूछते हो, क्वालिटी क्या है उसके बारे में पूछते हो, उसका यूजेस क्या है, उस तमाम जानकारियां हासिल करने के लिए लिखा गया पत्र है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसके पहले लिखता है एक क्रेता, ठीक है। तो पूछताछ पर, और लिखता कौन है? क्रेता लिखता है, ठीक है। कभी कभी पूछता है ये वाला पत्र कौन लिखता है, वो कौन लिखता है ऑब्जेक्टिव में, तो उस बात का ख्याल रखना। पूछताछ पर पत्र लिखते समय सावधानियाँ, क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए पूछताछ पत्र को? वस्तु का स्पष्ट विवरण लिखें, जो वस्तु है, जो सामान खरीद रहे हो उसका स्पष्ट विवरण लिखिए। आवश्यक मात्रा का उल्लेख करें, जो मात्रा में खरीदना है वो लिखो। नमूना कैटलॉग या लिस्ट की मांग करो, रेट लिस्ट का क्या दाम है उसका कैटलॉग मांगो, ठीक है। भुगतान की शर्तें पूछो वहाँ पे कि उस पूछताछ पत्र में कि भुगतान आपको कैसा चलेगा, उधार कितना दे सकते हो, कितना दिनों के लिए दे सकते हो, नगद लोगे तो उसके बारे में पूछो कि कितना छूट दोगे। तो ये सब भुगतान की शर्तें हम पूछेंगे उनसे। भुगतान मतलब होता है पैसा देना खरीदने, तो उसका पहले बात कर लो कि क्या पैसा लगेगा, कितना लगेगा। डिलीवरी का समय और स्थान लिखें, कहाँ पे वो वस्तु तुमको चाहिए वो प्लेस लिखो। भाषा सरल होनी चाहिए, विनम्र और व्यावसायिक हो, ये तो सारे पत्रों में आवश्यक है, सब पत्र को ऐसे ही लिखना चाहिए। अनावश्यक विवरण न लिखें, किसी तरह का अनावश्यक विवरण नहीं लिखो जो कि उसको कंफ्यूज कर दे, वैसी कोई बातें मत लिखो, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा पूछताछ पत्र। अगला है निरख पत्र से आप क्या समझते हैं? पूछताछ के बाद ही अगला जो पत्र होता है उसको निरख पत्र बोलते हैं। निरख मतलब होता है कोटेशन, अंग्रेजी में बोला जाता है। ये विक्रेता लिखता है, ठीक है। तो जब विक्रेता ग्राहक से पूछताछ पत्र का उत्तर देता है
तथा मूल्य, छूट, शर्त, डिलीवरी आदि बताता है, वो सारा पूछताछ का जो जवाब देता है यहाँ पर, उसको कोटेशन लेटर बोलेंगे। खासकर उसमें वस्तुओं का कैटलॉग दिया जाता है, वस्तुओं का प्राइस दिया जाता है, क्वालिटी के बारे में बताया जाता है, इसलिए ये कोटेशन लेटर है। तो निष्ठ पत्र में शामिल बिंदु क्या है? वस्तु का नाम और विवरण, जो वस्तु का नाम है वो लिखते हैं, उसका डिटेल लिखते हैं, प्रति इकाई मूल्य, फिर हर यूनिट का पर यूनिट मूल्य क्या होगा उसको लिखते हैं। व्यापारिक छूट, कितना ट्रेड डिस्काउंट देंगे, कितना छूट देंगे, उस बात को लिखते हैं। कर और पैकिंग शुल्क, और कितना टैक्स लगेगा और पैकिंग में क्या खर्च होगा, उस बात का भी डिटेल करते हैं। एक तरह से समझ लो पूरा प्राइस लिस्ट बनाते हैं। परिवहन व्यवस्था, किस तरह वो पहुंचाया जाएगा, किस माध्यम से पहुंचाएगा, रेल से, ट्रेन से, जहाज़ से, वो सारा जिक्र किया जाता है इसमें। भुगतान की शर्तें भी बताई जाती हैं कि कैसे आपको भुगतान करना है, कैश ऑन डिलीवरी है कि पहले पेमेंट करना है, या फिर उधार है कि, या फिर थोड़ा नगद और थोड़ा उधार है, सारी बातों का यहाँ जिक्र किया जाता है। डिलीवरी की तिथि, और साथ में जिस डेट को वो डिलीवर किया जाएगा, जिस डेट को पहुँचाएगा, उस डेट को भी लिखा जाता है कि हम इस डेट को आपका पूरा कर देंगे। तो एक कोटेशन लेटर जो है वो वस्तुओं के बारे में है और विक्रेता लिखते हैं। आगे बात करेंगे आदेश पत्र क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये कोटेशन मिलने के बाद होता है। जब निष्ठ पत्र मिल जाता है तो अगला जो पत्र लिखा जाता है उसको आदेश पत्र बोलते हैं। जब ग्राहक माल मांगने के लिए पत्र लिखता है उसे आदेश पत्र कहते हैं। आदेश पत्र में लिखी जाने वाली बातें क्या है? वस्तु का नाम और मॉडल ये लिखते हैं हम, फिर मात्रा लिखते हैं, गुणवत्ता लिखते हैं कि किस गुणवत्ता का होना चाहिए, मूल्य और छूट लिखते हैं कि जो कितना दाम का है, कितना छूट होना चाहिए। तो इसमें एक एक लाइन बढ़ा देना, चाहिए लिख देना, हो जाएगा। पैकिंग और डिलीवरी का स्थान कहाँ होना चाहिए, इस बात को लिख देंगे। तिथि देना चाहिए, किस तिथि को आपको चाहिए वो, तो उसका आदेश करना चाहिए। भुगतान की विधि बता देनी चाहिए, ठीक है, कि क्या भुगतान का आपका तरीका है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या है आपका, वो बताइए। इस बात का जिक्र आदेश पत्र में कर देना चाहिए, ठीक है। अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। आदेश पत्र की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति का अर्थ क्या है? देखो बच्चों, आदेश पत्र जब हम लिखता है कोई दुकानदार, ठीक है, किसको लिखता है? जो बेचने वाले होते हैं, विक्रेता, उसको लिखता है। तो विक्रेता अगर उसको स्वीकार कर लेता है तो उसको स्वीकृति पत्र बोलेंगे। आदेश को अगर स्वीकार कर लिया, स्वीकृति। अगर वो अस्वीकृत कर दिया, यानी रेफ्यूज कर दिया कि हम नहीं दे पाएंगे, तो फिर अस्वीकृत पत्र कहलाएगा। स्वीकृत पत्र में आदेश प्राप्ति की पुष्टि होती है, माल शीघ्र भेजने का आश्वासन होता है। स्वीकृत पत्र में ये लिखा जाता है कि आदेश आपका प्राप्त हुआ, इस बात को लिखा जाता है, और माल कैसे भेजेगा उस बात को लिखा जाए। अस्वीकृत पत्र में लिख देता है, कारण स्पष्ट कर देता है कि भाई क्यों नहीं भेज पाएंगे, वो भी शिष्ट भाषा में लिखता है, और विकल्प का सुझाव देता है कि और क्या विकल्प हो सकता है, उस बात को बताता है। आदेश पत्र का निरस्तीकरण क्या है? निरस्ती का मतलब होता है रेफ्यूजल, ठीक है। रेफ्यूजल क्या है? जब दिया गया आदेश किसी कारण से रद्द कर दिया जाए। अगर कोई आदेश मिला है और हम उसको रद्द कर दें, ठीक है, तो उसे आदेश पत्र का निरस्तीकरण कहते हैं। तो आदेश पत्र का निरस्तीकरण क्या होता है? रद्द करने का कारण होता है माल की आवश्यकता समाप्त। अगर किसी का माल, और ये निरस्तीकरण दोनों तरफ से हो सकता है, विक्रेता भी कर सकता है और क्रेता भी कर सकता है। मान लो कि खरीदने वाला एक समय ऑर्डर दिया, लेकिन बाद में उसको लगा कि हमको ज़रूरत ही नहीं है इन चीज़ों का, कहीं और से आ गया, तो हम रेफ्यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, हमको अब आपका माल का आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगला है कीमत में वृद्धि। अगर दाम, मान लो कोटेशन कुछ का था, हम ऑर्डर देने में देर कर दिए, अब दाम बढ़ गया है, तो बढ़े हुए दाम में हम क्या करेंगे कि भाई नहीं मंगाएंगे, हम रेफ्यूज़ कर सकते हैं। विक्रेता भी कर सकता है, क्रेता भी कर सकता है। आपूर्ति में देर, अगर मान लो कि ये एक डेट ऑफ डिलीवरी फिक्स था, लेकिन वो जो विक्रेता है वो नहीं समय पर पहुंचा सका, नहीं समय पर माल को तैयार करवा पाया, तो हम चाहें तो उसको रद्द कर सकते हैं। गुणवत्ता असंतोषजनक, अगर सामान का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो भी हम अपना आदेश लेटर जो है उसको हम निस्तारित कर सकते हैं, उसको हम रेफ्यूज़ कर सकते हैं। रेफ्यूजल लेटर बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, तो ये कर सकते हैं। यहाँ दिया है विक्रम प्रस्ताव क्या है? विक्रम प्रस्ताव नहीं, गलत से छप गया है, इसको बोलते हैं विक्रय प्रस्ताव, और फर्म ऑर्डर नहीं, इसको सेल्स ऑर्डर बोलेंगे। तो विक्रय, सेल्स प्रपोजल बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अंग्रेजी भी गलत है और हिंदी भी गलत है। तो विक्रय प्रस्ताव क्या है? तो विक्रय प्रस्ताव क्या है? जब ग्राहक निश्चित अवधि के लिए निश्चित मूल्य पर निश्चित मात्रा में माल लेने का पक्का आदेश देता है, ठीक है। जब ग्राहक जो है, जो खरीदने वाला, एक बोलता है, एक पक्का आदेश देता है कि हमको निश्चित तिथि में, निश्चित अवधि में, निश्चित मूल्य पर ये प्राइस ये चाहिए, तो उसको बोलते हैं सेल्स प्रपोजल, ठीक है, विक्रय प्रस्ताव, ठीक है। विशेषताएं क्या हैं?
तय मूल्य, तय मात्रा, निर्धारित अवधि तक बाध्यकारी। ठीक है, ये भी चैप्टर एंड हुआ। अब आते हैं अगले चैप्टर 10 है कि व्यापारिक संदर्भ एवं साख संबंधी पत्र। तो परिभाषा, जब कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी या संस्था की आर्थिक स्थिति, ईमानदारी या व्यापारिक विश्वसनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पत्र लिखता है तो उसे व्यापारिक संदर्भ संबंधी पत्र कहा जाता है। रेफरेंस लेटर क्या होता है बच्चों? अगर हम कोई व्यापारी और अन्य व्यापारिक संस्था का आर्थिक स्थिति जानना चाहते हैं, और क्यों जानना चाहते हैं, अगर हमको किसी आदमी को उधार देना है तो हम क्या करेंगे, उसके बारे में पता करेंगे। तो किसी व्यापारी के बारे में पता करने के लिए जो हम लेटर लिखते हैं उसको हम संदर्भ पत्र कहते हैं। चलिए आइए, परिभाषा क्या लिखना है आपको। जब कोई व्यापारी किसी अन्य व्यापारी या संस्था की आर्थिक स्थिति, मतलब उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसको जानने के लिए, ईमानदारी या व्यापारिक विश्वसनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, और कभी कभी होता है कि वो ईमानदार कितना है उस बात को भी जानते हैं क्योंकि हमारा पैसा से संबंध है। ठीक है, तो उसे व्यापारिक संदर्भ संबंधी पत्र कहा जाता है। उद्देश्य क्या है? किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति की जानकारी प्राप्त करना। ये रेफरेंस लेटर क्यों लिखते हैं? क्योंकि उनका इकोनॉमिक कंडीशन पता चले, या जनता के जानना कि सामने वाला व्यापारी विश्वसनीय है या नहीं, सामने वाला व्यापारी जिससे हम व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं वो विश्वासी है कि नहीं, इस बात को जानने के लिए। व्यापारिक हानि से बचाव करना। कभी कभी क्या होता है, अगर आप बेईमान व्यापारी से अगर संबंध स्थापित कर लोगे या फिर मान लो उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है तो आप भी डूबोगे, वो तो डूबे हुए हैं, आपको भी डुबाएंगे। तो इससे बचने के लिए लिखते हैं लोग। नए व्यापारिक संबंध स्थापित करने से पहले विश्वास बनाना। ठीक है, तो वही बात है। ठीक है, संदर्भ पत्र के प्रकार होता है। संदर्भ पत्र संदर्भ के लिए पत्र होता है, संदर्भ देने वाला पत्र होता है, संदर्भ के को पत्र होता है। ठीक है, संदर्भ के लिए पत्र, किसी को अगर हम कुछ पूछना चाह रहे हैं तो पहले हम लिखते हैं उसके बारे में, जो जिसके पास वो पहुंचा, जिससे हम संदर्भ मांग रहे हैं, वो फिर एक पत्र लिखता है, उसको संदर्भ देने वाला पत्र बोलता है। और एक संदर्भ को पत्र, और फिर एक जो संदर्भ है जिसके बारे में है तो फिर उसको हम पत्र लिखते हैं। तो संदर्भ लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं? पत्र में ग्राहक का नाम, व्यापारिक संबंध स्पष्ट रूप से लिखें। ठीक है, नाम वगैरह लिखना चाहिए। जानकारी सत्य हो, कभी भी गलत जानकारी नहीं लिखना चाहिए। ईमानदारी और स्पष्ट होना चाहिए। मतलब पत्र लिखने के जो गुण हैं यहाँ पर भी हैं वो, तो उन गुणों को यहाँ पर भी आप शामिल कर सकते हो। तो दोहरा भी है उन बातों का। पत्र की भाषा क्या होनी चाहिए? शालीन होनी चाहिए, विनम्र होना चाहिए, गोपनीय होना चाहिए। यदि आवश्यक हो तो ग्राहकों अनुमति लें, ग्राहकों से की अनुमति लें। आर्थिक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी दें, और आर्थिक स्थिति के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए। संदर्भ पत्र के उत्तर के प्रकार। संदर्भ पत्र के उत्तर कैसे हो सकते हैं? कुछ अनुकूल उत्तर। अगर आर्थिक स्थिति अच्छी बताई गई है तो अनुकूल उत्तर मानेंगे। अगर आर्थिक स्थिति कमजोर बताई गई है तो प्रतिकूल उत्तर है। एक उदासीन उत्तर होता है, जब उत्तर स्पष्ट नहीं हो कि अच्छा है कि बुरा है, अगर उस तरह का नहीं हो तो उदासीन उत्तर भी हो सकता है। ठीक है, अब जैसे उदाहरण कुछ है कि अनुकूल उत्तर क्या है? श्री मोहनलाल हमारे पुराने ग्राहक हैं, वे ईमानदार, समय से भुगतान करने वाले व्यापारी। ये क्या हो गया? अनुकूल उत्तर। प्रतिकूल उत्तर क्या हो जाएगा? श्री मोहनलाल के बारे में आर्थिक स्थिति इनका कमजोर है, अतः लेन देन में सावधानी आवश्यक है। उदासीन उत्तर क्या है? श्री मोहनलाल हमारे संबंध अधिक समय से नहीं है, इसलिए उनकी स्थिति कुछ नहीं कह सकते। तो एक इंट्रोडक्शन था बच्चों ये। ठीक है, ये हो गया बड़ा इंपॉर्टेंट संदर्भ पत्र के बारे में इंट्रोडक्शन था। अब चलो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी उसी तरह का है, तो हम थोड़ा सा बात करेंगे इस पर। संदर्भ संबंधी पत्र क्या है? तो जब कोई व्यापारी किसी दूसरे व्यापारी या संस्था की आर्थिक स्थिति, ईमानदारी या व्यापारिक विश्वसनीयता के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखता है तो उसे लेटर ऑफ प्रेफरेंस कहते हैं। जो परिभाषा में वही यहाँ पर है। ठीक है, ध्यान देने योग्य बातें हैं। ग्राहक का नाम, व्यापारिक संबंध स्पष्ट लिखें, इसमें जानकारी सच्ची और ईमानदारी हो, पत्र की भाषा शालीन हो, वही दोहराव है। ठीक है, संदर्भ पत्र क्या है? उदाहरण सही समझाइए। तो संदर्भ पत्र वह होता है जिसके माध्यम से ग्राहक व्यापारी की आर्थिक स्थिति और व्यवहार के बारे में जानकारी दी या ली जा सकती है। ठीक है, उदाहरण दिया है कि श्री अजय कुमार की आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी दें ताकि हम उनके साथ व्यापार कर सकें। अनुकूल उत्तर का उदाहरण दीजिए, तो हम तो दे ही चुके हैं। प्रतिकूल उत्तर, उदासीन उत्तर का उदाहरण दीजिए। संदर्भ पत्र किसे लिखा जाता है? संदर्भ पत्र किसी व्यापारी, ग्राहक या बैंक को लिखा जाता है। इसको लिखते किसको हैं? कभी हम अपने बैंक को लिखते हैं। ठीक है, बैंक के पास सारे व्यापारियों का अकाउंट होता है तो हम उनसे पूछते हैं। ठीक है, गोपनीय होता है ये।
और अपने जो पुराने ग्राहक हैं उनको लिख सकते हैं और पुराने व्यापारी हैं उनको लिख सकते हैं किनकी आर्थिक स्थिति को जानने के लिए। संदर्भ पत्र लिखते समय किन बातों का जानकारी होना चाहिए? जानकारी सच्ची और गोपनीय होनी चाहिए। ग्राहक का नाम, व्यापारिक संबंध स्पष्ट लिखें। भाषा शालीन और विनम्र होनी चाहिए। ठीक है, पहले भी ये डिस्कस है। संदर्भ पत्र की परिभाषा लिखिए, तो छोटा में बोला है तो देख लेना इसको। संदर्भ पत्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? किसी व्यापारी की आर्थिक स्थिति और विश्वसनीयता की परख करना, ये चीज़। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। ये चैप्टर इतना ही। अगला चैप्टर है शिकायती पत्र और उनके उत्तर। तो शिकायती पत्र से क्या आशय है? शिकायती पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें समझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न है पहला है शिकायती पत्र का अर्थ है जो पत्र किसी व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को व्यापारिक लेन देन में हुई गलती या असुविधा को दूर करने के लिए लिखा जाता है। जो पत्र क्यों लिखा जाता है? अगर किसी तरह की गलती हुई है, किसी तरह की असुविधा हुई है एक व्यापारी को, तो वो एक शिकायती पत्र लिखता है। ठीक है, जैसे रेल, डाक, परिवहन की लापरवाही से हुए नुकसान की शिकायत के लिए भी ऐसे पत्र लिखे जाते हैं। आप कभी भी असंतुष्ट हो जाओ किसी बात को लेके तो आप शिकायत कर सकते हो। शिकायती पत्र क्या होता है? अगर कोई व्यापारी असंतोष हो गया, उसको जो सर्विस चाहिए था वो नहीं मिला, तो वो शिकायती पत्र लिखता है। शिकायती पत्र लिखते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए? पत्र की भाषा विनम्र और शालीन होनी चाहिए। शिकायत करें लेकिन खराब से लिखे नहीं, खराब से बात नहीं करें, ये जरूर ध्यान देना चाहिए। शिकायत केवल आवश्यक बातों को लिए की जानी चाहिए। शिकायत हर बात का नहीं करना चाहिए, एकदम पूरा शिकायती नेचर का नहीं होना चाहिए। जो आपके साथ गड़बड़ हुआ है बस उसकी बात लिखना चाहिए। फिर शिकायत जब लिख रहे हैं तो ये व्यापारिक शिकायत है, इसलिए आप जैसे मन ये नहीं लिख सकते हो, तो उसका प्रूफ देना होगा। इसके लिए फिर रसीद संख्या लिखे, तिथि लिखे आदि का उल्लेख करना चाहिए। गलती होने पर क्षमा याचना और क्षतिपूर्ति करनी चाहिए। और अगर कोई गलती हुई है तो शिकायती पत्र को निवारण करना चाहिए उसका, ये चीज़। और भविष्य में इसको नहीं भविष्य में सुधार और आश्वासन देना चाहिए, और भविष्य में ये सुधारा जाएगा, इस बात को लिखना चाहिए। भाषा स्पष्ट, प्रभावशाली और प्रामाणिक होनी चाहिए। जो भाषा लिखना चाहिए वो बहुत ही स्पष्ट होनी चाहिए। शिकायती पत्र निष्कर्ष है इसका, शिकायती पत्र व्यापारिक संबंधों को बनाए रखते हुए समस्याओं का समाधान करने का एक प्रभावी माध्यम है। तो शिकायती पत्र जो है व्यापारिक संबंध उससे खराब नहीं होते बच्चों, अच्छे ही होते हैं और समस्या समाधान को प्रभावी माध्यम होता है। ठीक है, तो शिकायती पत्र क्या है उदाहरण से ही समझिए। तो हम शिकायती पत्र के बारे में लिखे ही। शिकायती पत्र वह पत्र होता है जो व्यापारी दूसरे व्यापारी या संबंधित अधिकारी को व्यापारिक कार्य में हुई गलती, हानि या असुविधा की सूचना देने और उसका समाधान मांगने के लिए लिखता है। मतलब एक शिकायती पत्र क्या होता है? एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को जो उसकी गलती होती है या उसके वजह से जो हानि होती है, असुविधा होती है, उसका सूचना देता है और समाधान मांगने के लिए लिखता है, उसका सॉल्यूशन भी खोजता है। उदाहरण है, यदि किसी व्यापारी ने आदेश के अनुसार माल नहीं भेजा, मतलब आपने जो ऑर्डर किया उसके हिसाब का यहाँ सामान नहीं है, तो क्या करेगा? तो भेजा गया माल खराब निकल गया हो तो क्रेता द्वारा विक्रेता को लिखे गए पत्र को शिकायती पत्र कहा जाता है। यहाँ खराब जो निकल गया उसके लिए जो पत्र लिखे हम वो शिकायती पत्र है। उदाहरण के रूप में आपके द्वारा भेजा गया 20 किलो चीनी का माल आधा गीला हो गया, कृपया इसकी क्षतिपूर्ति करें। ऐसे पत्र शिकायती पत्र कहलाते हैं। ठीक है, लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। हम शिकायती पत्र लिखने के क्या कारण हैं? तो शिकायती पत्र लिखने के मुख्य कारण हो सकते हैं क्या? आदेश के अनुसार अगर माल नहीं मिला तो लिखेंगे। गलत या कम माल भेजा गया, ठीक है, तो लिखते हैं। भेजे गए माल की गुणवत्ता खराब होने पर, अगर वो क्वालिटी अच्छा नहीं है उस सामान का, तो लिखते हैं। माल समय पर न पहुंचने पर, अगर समय पर सामान नहीं पहुंचा तो भी लिखेंगे। अगर खराब पैकिंग है के कारण माल के खराब हो जाने पर, अगर खराब पैकिंग है इसके कारण अगर माल खराब हो जाता है तो लिखेंगे। बीजक में अधिक मूल्य लगाए जाने पर, अगर इनवॉइस में अधिक दाम, इनवॉइस मतलब बिल होता है उसमें अधिक दाम लगा दिया तो लिखेंगे। कम लगाया है तो क्यों लिखेंगे? ठीक है। रेल, डाक या परिवहन विभाग की लापरवाही से माल के नुकसान पर, अगर रेल द्वारा भेजा जा रहा है और वहाँ कुछ नुकसान हो रहा है तो भी लिखेंगे, कोई लापरवाही हुई है तो भी लिखेंगे। तो इन स्थितियों में व्यापारी अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए शिकायती पत्र लिखते हैं। शिकायती पत्र का उदाहरण लिखिए। तो यहाँ उत्तर क्या है? जैसे शर्मा ट्रेडर्स, मेन रोड, मुरली पहाड़ी, ठीक है, जामताड़ा लिखा हुआ है, मुरली पहाड़ी होगा लेकिन पहाड़ी हो गया, ठीक है, यही बोलते भी हैं हम लोग। ठीक है, दिनांक 10 नवंबर 2025। प्रति मेसर्स गुप्ता सप्लायर्स, बड़ा बाजार, कोलकाता, उसको लिख रहे हैं। विषय आदेशानुसार माल खराब प्राप्त होने के संबंध में शिकायत है। महोदय,
सबनीय निवेदन है कि हमने आपके यहाँ से 10 बोरियां चीनी का ऑर्डर दिया था जो 5 नवंबर 2025 को प्राप्त हुआ, परंतु जांच करने पर पाया गया कि 3 बोरियों की चीनी नमी के कारण गीली और खराब हो गई हैं। अतः आपसे निवेदन है, कृपया खराब माल को बदलने की व्यवस्था करें या उसके मूल्य की क्षतिपूर्ति भेजने का कष्ट करें। ठीक है, आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। धन्यवाद, आपका विश्वासी। लास्ट में साइन वगैरह। ठीक है, तो ये 1-2 लेटर याद कर लेना बच्चों। ठीक है, पूछ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं पूछेगा, बहुत सारा सवाल बहुत ही सिंपल रहा। अगला चैप्टर है अध्याय 12 जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है बैंक। ठीक है, तो बैंक की परिभाषा, कार्य तथा महत्व जानेंगे इसमें। बैंक का अर्थ समझाइए, बैंक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है। बैंक का काम ही यहाँ लिख दिया है कि धन को जमा स्वीकार करती है और उसे जरूरतमंद व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण उपलब्ध कराती है। वो क्या करती हैं, लोन देती हैं। तो बैंक का 2 काम यहाँ पर लिख के बैंक का अर्थ को स्पष्ट किया है। परिभाषा में भी आप लिख सकते हो, बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता के धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है और जो जमा स्वीकार करती है और जो जरूरतमंद व्यक्ति हैं उनको वो पैसा देती है लोन के रूप में, ऋण के रूप में उपलब्ध कराती है। बैंक जमा पर कम ब्याज देता है। बैंक जो है पैसा जमा करने जाओगे तो कम ब्याज देगा और जो ऋण दी जाती है हमें उस पर अधिक ब्याज लेता है, लेकर लाभ कमाता है। तो बैंक एक लाभ कमाने वाली संस्था है बच्चों। बिना लाभ का बैंक भी नहीं चल सकता है। यह धन के संचय, विनियोग और आर्थिक विकास में सहायक होता है। ये क्या होता है कि पैसा जमा करने में सहायक होता है, इन्वेस्टमेंट में सहायक होता है और आर्थिक विकास का बहुत ही सहायक होता है। ठीक है, बैंकों के प्रकार क्या हैं, तो बैंक में उनके कार्य के आधार पर निम्नलिखित प्रकारों में बांटा गया है। कार्य के आधार पर देसी बैंकर, व्यापारिक बैंक, सरकारी बैंक, भूमि बंधक बैंक, बचत बैंक, विदेशी विनिमय बैंक, औद्योगिक बैंक, केंद्रीय बैंक। तो इस तरह के कुछ बैंक हैं और ये अपने कार्यों के आधार पर बटे हुए हैं। निष्कर्ष, बैंक आधुनिक अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्तंभ है, ये लिखना है, जो जनता की बचत को संग्रहित कर उसे उत्पादक कार्यों में लगाता है। जो हमारा पैसा है उसको अपने पास जमा नहीं रख के उसको क्या करता है, उसको जिससे देश बढ़े, दुनिया बढ़े, लोग बढ़े, उस और कोशिश करता है और देश के आर्थिक विकास में ये क्या करता है, सहायता करता है। व्यापारिक बैंक की परिभाषा दीजिए, इसके कार्यों की विवेचना कीजिए। अब व्यापारिक बैंक के बारे में आप पूछा जाएगा तो व्यापारिक बैंक वह बैंक होता है जो जनता का धन जमा के रूप में स्वीकार करता है। उसका काम व्यापारिक बैंक क्या है, धन को जमा करता है और उसे व्यापारिक कार्यों के लिए ऋण के रूप में उपलब्ध कराता है। ठीक है, वो क्या करता है कि व्यापारिक कार्यों के लिए फिर क्या करता है, वो लोन देता है। जो हमसे जनता से जो धन इकट्ठा करता है उसको किसको दे देता है, व्यापारियों को दे देता है। ठीक है, इससे बैंक को लाभ होता है। ठीक है, यह बैंक का सबसे सामान्य प्रकार है जो व्यापार, उद्योग और वाणिज्य के विकास में सहायक होता है। ये क्या चीज़ में होता है सहायक, उद्योग में, वाणिज्य को बढ़ाता है। तो ये जो बैंक है ना, ये व्यापारिक बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे व्यापारिक बैंक लाभ कमाता है, क्योंकि जो लोन देता है उस पर जो पैसा जमा अपने पास रखता है उस पर कम ब्याज देता है और जबकि वो लोन किसी को प्रोवाइड करता है तो उससे ज़्यादा ब्याज वसूल करता है। ठीक है, तो व्यापारिक बैंक लाभ कमाते हैं, इसलिए इसको बोलता है। व्यापारिक बैंक के कार्य यहाँ पे पूछा गया है कि परिभाषा और उनके कार्यों की विवेचना करिए। चलिए, कार्य क्या है, कार्य है पहला, जमा स्वीकार करना। ठीक है, सबसे पहले वो व्यापारिक बैंक जनता के विभिन्न प्रकार के खाते खोलकर धन स्वीकार करता है, जैसे चालू खाता, बचत खाता और आवर्ती जमा खाता। अगला चैप्टर में है ये सब। ऋण देना, वह अपने ग्राहकों को नगद ऋण, अग्रिम और अधिविवर्ष की सुविधा प्रदान करता है। वो क्या करता है, ऋण देता है, और लोन के रूप में नगद भी ऋण देता है, एडवांस भी देता है, ओवरड्राफ्ट भी देता है। ठीक है, साख का निर्माण, व्यापारिक बैंक जमा और ऋण की प्रक्रिया द्वारा अर्थव्यवस्था का साख का निर्माण करता है और क्या करता है, क्रेडिट क्रिएशन करता है और अर्थव्यवस्था को एक बल देता है। ठीक है, एजेंसी संबंधी कार्य, ग्राहकों की ओर से बिलों का भुगतान, वसूली, बीमा प्रीमियम जमा करना आदि कार्य करता है। आपके बदले भी जो काम है वो भी बैंक करता है। अन्य सेवाएं हैं जैसे चेक जारी करना, ड्राफ्ट बनाना, विदेशी मुद्रा विनिमय और परामर्श देना। तो 5 कार्य यहाँ पे दिए गए हैं, आप इसको लिख सकते हो, बढ़ा के भी घटा के भी। ठीक है, निष्कर्ष, व्यापारिक बैंक व्यापारिक जगत का आधार है। यह व्यापारिक और उद्योगपतियों को पूंजी उपलब्ध कराकर देश की आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, तो बच्चों एक चीज़ बता दूं मैं
स्पष्ट कि जो याद रहेगा वही लिखना है और अच्छे से लिखना है, ठीक है। ये एकदम अपना कॉन्फिडेंस लिखे जाओ, कुछ नहीं लिखना, ऐसा नहीं करना है। अगला है व्यापारिक बैंकों के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य क्या हैं? तो व्यापारिक बैंकों के मुख्य कार्य मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला कार्य क्या है? जमा स्वीकार करना। बैंक जनता के से धन जमा के रूप में स्वीकार करती है, ठीक है। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार मुख्य कार्य में 2 आते हैं। एक पहला आता है कि बैंक जनता से धन जमा स्वीकार करता है, और फिर दूसरा है ऋण देता है, ठीक है। किस रूप में देता है वो देख लेना, ठीक है। तो ये मुख्य कार्य हो गया। सामान्य कार्य क्या है? साख का निर्माण करना। बैंक क्या करता है? जमा और ऋण की प्रक्रिया से अर्थव्यवस्था के साख का निर्माण करता है, क्रेडिट करता है। पत्र मुद्रा का निर्गमन, इसका एक काम और है। बैंक चेक, ड्राफ्ट आदि माध्यमों से पत्र मुद्रा का प्रचलन करता है, ठीक है। अब अगला है एजेंसी संबंधी कार्य। ग्राहकों की ओर से बिलों का भुगतान करना, इसका काम है। बीमा प्रीमियम आदि की जमा में सहायता करता है। निवेश और परामर्श संबंधी सेवाएं प्रदान करता है। तो यहाँ पे 3 कार्य हो गए। एक हो गया आपका ऋण देना, ये सॉरी, एक हो गया आपका मुख्य कार्य, दूसरा हो गया सामान्य कार्य, और तीसरा हो गया एजेंसी संबंधी कार्य, ठीक है। तो ये चीज़ है, आधुनिक बैंक का यही रूप है, निष्कर्ष में यही हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब बैंकों को लेनदारों के साथ साथ देनदार क्यों कहा जाता है? बैंक को लेनदार भी कहा जाता है, लेने वाला भी, और क्रेडिटर भी बोला जाता है, और डेटर भी क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो बैंक 2 प्रकार के कार्य करता है, धन जमा लेना और ऋण देना। तो इस वजह से इसको डेटर बोले। जब बैंक जनता से धन जमा के रूप में स्वीकार करता है तो उसे जनता का देनदार होता है, वो जनता के लिए डेटर हो गया, क्योंकि उसे वह धन ब्याज सहित वापस करना होता है, ठीक है। तो वो डेटर हो गया, उसको पैसा वापस करना होता है। बैंक अपने ग्राहकों को ऋण देता है, लोन देता है, तो उनको लेनदार कहलाता है वो, और क्योंकि उसे वह धन ब्याज सहित वापस प्राप्त करना होता है, फिर वो वापस लेते हैं उनसे, ठीक है। तो ये डेटर और क्रेडिटर दोनों हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण को समझाइए, ठीक है। तो राष्ट्रीयकरण का अर्थ है कि किसी निजी स्वामित्व वाली संस्था को सरकारी स्वामित्व में लेना। मान लो राष्ट्रीयकरण का मतलब है, नेशनलाइजेशन का मतलब है, कोई अगर निजी संस्था है उसको अगर वो सरकारी में लेगा, सरकारी व्यवस्था के अंदर लेगा, तो उसको राष्ट्रीयकरण कहेंगे, ठीक है। मतलब कोई निजी बैंक है, उसको अगर हम सरकारी बना लें तो उसको राष्ट्रीयकरण बोलते हैं, ठीक है। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने का मुख्य उद्देश्य है देश की बैंकिंग सेवाओं को जनहित में जाना। सरकारी क्यों करते हैं कोई चीज़ों को? कि सबके लिए वो पहुंच बना सके, क्योंकि व्यापार ये जो बैंक है एक लाभ कमाने वाली संस्था है। तो अगर हम इसको निजी रख दें, बहुत सारे निजी बैंक भी हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं है उन लोगों से जो कि हाशिए पर हैं, जो पिछड़े हैं, ठीक है। तो इसके वजह से, क्योंकि भाई सब तक पहुँचे, किसानों तक पहुँचे, बैंक हर जगह पहुँचे, इसलिए नेशनलाइजेशन किया गया, इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत में अधिकांश बैंक निजी हाथों में थे। जितने भी स्वतंत्रता के बाद क्या था कि जो अधिकांश बैंक था वो अपने संस्था कोई निजी व्यक्ति का था, निजी हाथों में था, जो केवल हमारे अमीर व्यापारियों और शहरों तक सीमित थे। तो ये सिर्फ अमीर व्यापारियों और शहर का चीज़ था। ग्रामीण क्षेत्र और गरीब वर्ग को ऋण नहीं मिल पाता था इससे, ठीक है। तो इसी असमानता को दूर करने के लिए सरकार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। सरकार क्या कर दिया? बैंकों का, यही असमानता था कि शहर में कुछ और गांव में कुछ नहीं, तो इसको दूर करने के लिए सरकार ने फैसला लिया और इसको राष्ट्रीयकरण की ओर ले गया। प्रमुख घटनाएं क्या हुए? सन 1969 में राष्ट्रीयकरण, ठीक है। जुलाई 1969 को भारत सरकार ने 14 प्रमुख व्यापारी बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, ठीक है। राष्ट्रीयकरण किया है उनका, और इन बैंकों की जमा राशि 50 करोड़ से अधिक थी। मैंने जो बैंक का 50 करोड़ से अधिक था उसको वो राष्ट्रीयकृत कर दिया, तो 14 व्यापारिक बैंकों को किया। सन 1980 में राष्ट्रीयकरण 15 अप्रैल 1980 को 6 और बैंकों को राष्ट्रीयकृत किया, जिनकी जमा राशि 200 करोड़ से अधिक थी, और जिनका 200 करोड़ से अधिक था उनको 1980 में किया। उद्देश्य क्या था? ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार, गाँवों में भी बैंक की सुविधा हो। दूसरा था कृषि उद्योग और छोटे व्यवसायों को ऋण में सहायता देना। जितने भी कृषि में लगे हुए लोग हैं, छोटे छोटे उद्योग में लगे हुए लोग हैं, उनको लोन देना इनका काम था। अमीर और गरीब के बीच आर्थिक असमानता को घटाना, और इसका एक उद्देश्य और भी था, जो अमीर और गरीब के बीच जो खाई था पैसों की, उसको दूर करने का इनका था।
बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नियंत्रण स्थापित करना, और अगला था कि भाई जितने भी निजी क्षेत्र में बैंक हैं, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है देश के डेवलपमेंट में, तो उसको सरकार नियंत्रित करे, ये भी एक उद्देश्य था। सामाजिक एवं आर्थिक न्याय को बढ़ावा देना, और जो सोशल जस्टिस है और जो इकोनॉमिक जस्टिस है उसको करना। ठीक है, निष्कर्ष, बैंकों का राष्ट्रीयकरण, भारत में बैंकिंग सेवा का विस्तार हुआ, इससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में ऋण की सुविधा पहुंची और देश की आर्थिक विकास में नई गति मिली। बैंक की परिभाषा दीजिए। अब हम बैंक की बात करेंगे। बैंक की परिभाषा क्या होगी? बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है और जरूरतमंद व्यक्तियों या संस्थाओं को ऋण के रूप में देती है। बैंक की परिभाषा की बात करें तो बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता को से धन को जमा के रूप में स्वीकार करती है। ठीक है, बैंक एक ऐसी संस्था है जो जनता से धन जमा के रूप में स्वीकार करती है और जरूरतमंद व्यक्तियों को ऋण देती है। ये सब हो चुका है। ठीक है, व्यापारिक बैंक से क्या आशय है, ऊपर भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पर भी है, आप पढ़ लोगे। एक प्रतिनिधि के रूप में बैंक के कार्य बताइए। जब बैंक अपने ग्राहकों की ओर से कार्य करता है तो उसे प्रतिनिधि कहा जाता है, एजेंट कहा जाता है। बैंक प्रतिनिधि के रूप में मुख्य कार्य क्या है, ये पढ़ लेना, पहले भी हो चुका है ये सब। भारत में बैंकों की क्या आवश्यकता है? भारत जैसे विकासशील देशों में बैंकों की आवश्यकता अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकों की आवश्यकता प्रमुख कारण इस प्रकार से है। लोगों की बचत एकत्र कर उत्पादकों को कार्यों में लगाना। ठीक है, व्यापार, उद्योग और कृषि को ऋण प्रदान करना, भुगतान और धन का हस्तांतरण की सुविधा देना, मतलब ट्रांसफ़र कर सके पैसा उसके लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास में सहायता कराना, विदेश व्यापार और मुद्रा विनिमय को सुगम बनाना। ये है सरकार की आर्थिक नीतियों के संचालन करने में सहयोग देना। निष्कर्ष, बैंक देश की आर्थिक प्रगति का आधार है और इनके बिना किसी भी राष्ट्र का विकास संभव नहीं है। प्रश्न, बैंक का महत्व लिखिए। अब बैंक का महत्व क्या है? तो बैंक भी देश की आर्थिक व्यवस्था का प्रमुख आधार है। तो जो भी है, ठीक है, बैंकों के महत्व के निम्नलिखित बिंदु स्पष्ट किया जा सकता है। तो पहला है, जनता की बचत को सुरक्षित रखकर उसे उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। ये क्या कहते हैं कि जनता का जो सुरक्षित है पैसा उसको उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। व्यापार, उद्योग और कृषि का पूंजी प्रदान करते हैं। जितने भी व्यापार, उद्योग वगैरह में लगे हुए लोग हैं उनको पूंजी देता है। भुगतान और धन का हस्तांतरण सरल बनाता है। मूल्यवान वस्तुओं को सुरक्षा करता है लॉकर के माध्यम से। आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देता है। विदेशी व्यापार और मुद्रा विनिमय में सहायता करते हैं। जो विदेशी करेंसी हैं, जो हमारे देश के करेंसी है, उसको एक्सचेंज करने में मदद करता है, बदलने में। ठीक है, ग्रामीण और लघु उद्योगों का विकास में सहयोग देता है। निष्कर्ष क्या है? बैंक राष्ट्र के आर्थिक विकास का स्तंभ है जो पूंजी, बचत और निवेश एक साथ लाकर देश की प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, आज का ये चैप्टर हो गया और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, तो इसको जरूर देखना। अब नेक्स्ट चैप्टर है बैंक में खोले जाने वाले खाते। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। पहला प्रश्न है कि व्यावसायिक बैंकों में सामान्यतः खोले जाने वाले खातों का नाम बताइए, उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, तो व्यावसायिक में बैंकों में सामान्यतः खोले जाने वाले खाते में सबसे पहले आता है चालू खाता। ठीक है, तो चालू खाता क्या है बच्चों? व्यापारियों तथा जब भी हम खातों के बारे में समझ लें। जब भी हम पैसा जमा करने जाते हैं बैंक, तो हमारे पास बहुत सारे विकल्प होते हैं। उस विकल्प में हम पैसा जमा करते हैं। तो वो जो जमा होता है पैसा, वो हमारे खाते में होता है। तो खातों का कुछ प्रकार होता है। आपको वो, अगर आप जिस प्रकार से, जिस नेचर के हो, आप उस नेचर के हिसाब से आपका खाता खुलता है। सबसे पहला है चालू खाता। चालू खाता क्या है? व्यापारिक तथा व्यावसायिक संस्थाओं द्वारा खोला जाता है। ये सिर्फ व्यापारियों के लिए होता है बच्चों। ठीक है, जो व्यावसायिक संस्थाएं, कंपनियां वगैरह हैं, उनके लिए होता है, और जो व्यापारी लोग हैं उनके लिए होता है चालू खाता। इसमें बार बार जमा और निकासी की सुविधा होती है। इसमें जो है पैसा आप जितना चाहो उतना जमा कर सकते हो, जब चाहो तब निकाल सकते हो। ठीक है, और कभी भी निकाल सकते हो, दिन में 50 बार निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सामान्यतः ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता है, लेकिन सुविधा बहुत ज़्यादा है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा मिल सकती है। ओवरड्राफ्ट क्या होता है बच्चों? कि अगर पैसा नहीं भी है तो इसमें पैसा निकाला जा सकता है इजीली। ठीक है, तो चालू खाता में व्यापारियों के लिए है। ठीक है, अब अगला आएंगे सावधि जमा खाता। ये बहुत ही पॉपुलर खाता है, फिक्स डिपॉजिट अकाउंट। इसमें निश्चित अवधि के लिए धन जमा किया जाता है। अगर आपके पास पैसा, अगर फ्यूचर में आपको चाहिए, भविष्य में चाहिए, तो आप कुछ दिनों के लिए पैसों को लंबी अवधि के लिए, 1 साल के लिए, 5 साल के लिए पैसा जमा कर देते हो।
इसमें बच्चों सबसे अधिक ब्याज मिलता है। सावधि जमा खाता एक ऐसा खाता है जिसमें ये जमाकर्ता को सबसे अधिक ब्याज मिलता है। अवधि पूरी होने पर धन ब्याज सहित लौटाना पड़ता है। ठीक है, जो अवधि अगर पूरा हो गया है तो ब्याज सहित लौटाना पड़ेगा। बीच में निकालने और ब्याज कम हो सकता है, और बीच में अगर निकालोगे तो ब्याज भी कम हो सकता है। अगला आता है बचत बैंक खाता। ये आम जनता के लिए उपयुक्त है। जितने भी लोग हैं हम लोग का बचत खाता ही होता है। सीमित निकासी की सुविधा है। इसमें क्या है कि कम पैसा निकाल सकते हो। ठीक है, बार बार नहीं निकाल सकते हो, लेकिन हाँ निकाल सकते हो। जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलता, ब्याज मिलता है जो पैसा जमा है उस पर ब्याज मिलता है, लेकिन एफडी से यानी सावधि जमा से कम मिलता है। छोटा बचत के लिए उपयोगी है। ठीक है, आवर्ती जमा खाता क्या है? ये हर माह निश्चित राशि जमा की जाती है। इसमें क्या होता है कि आपके सेविंग अकाउंट से ही सब होता है, बचत खाता से ही होता है। तो क्या होता है इसमें कि हर महीना आप एक आदेश दे देते हो कि मेरा इतना पैसा अलग कर दीजिएगा एक निश्चित समय तक के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए। तो आपका हर महीना पैसा वो कटते चला जाता है निश्चित अवधि के लिए। ठीक है, ब्याज इसमें अच्छा मिलता है। सावधि जमा खाता से थोड़ा कम, लेकिन बचत बैंक खाता से थोड़ा अधिक। ठीक है, इस तरह से ये खाते हो गए। हमारे पास 4 खाते हैं। ठीक है, बैंक में खोले जाने वाले विभिन्न खातों का वर्णन कीजिए। अब वर्णन पूछा है तो मुख्य खाते क्या हैं? चालू खाता व्यापार के लिए होता है, बचत खाता बचत के लिए होता है, सावधि जमा खाता अधिक ब्याज हेतु होता है, आवर्ती जमा खाता मासिक जमा हेतु होता है। तो जो पहला क्वेश्चन था लगभग वही क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन को भी दोहराया गया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ उनका संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो खातों के बारे में पूछा गया है बच्चों, तो सेम है, 1 और 2 क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, इन खातों का उद्देश्य क्या है? धन की सुरक्षा। उद्देश्य अब एम पूछा है, ये थोड़ा अलग है। तो धन सुरक्षित रहता है, भुगतान व्यवस्था, कभी भी हम पैसा निकाल सकते हैं, किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, हम पेटीएम चला सकते हैं, गूगल पे, मतलब इस तरह का यूपीआई चला सकते हैं। बचत को बढ़ावा मिलता है इससे। अगला क्या है? खाता रहेगा तो आपको बचाने का भी मन करेगा पैसा। ठीक है, तो पैसा भी बढ़ेगा आपका। व्यापारिक लेन देन में सुविधा होता है, जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उसमें बहुत सुविधा होता है। ठीक है, आजकल बिना बैंक खातों के आप कोई भी बिजनेस भी नहीं कर सकते हो। चालू खाता खोलने से प्राप्त होने वाली पुस्तकों का वर्णन कीजिए। चालू खाता खोलने पर जो प्राप्त होने वाली पुस्तक है उसका वर्णन कीजिए। क्या मिलेगा अगर आप चालू खाता करंट अकाउंट खोलोगे तो क्या क्या सुविधा मिलेगा? तो पहले चेकबुक मिलेगा, एक पासबुक मिलेगा, पर्ची मिलेगा। ठीक है, खाते संबंधी नियम और शर्तें प्राप्त होती हैं इसके अंदर। बैंक में खाता कौन खोल सकता है? भाई कौन खोल सकता है? तो बालिग व्यक्ति खोल सकता है। ठीक है, जो व्यक्ति ये 18 साल का है वो खोल सकता है। ठीक है, बच्चे भी खोलते हैं लेकिन ज्वाइंट अकाउंट खुलता है उनका। व्यापारिक संस्था खोल सकता है, सरकारी और गैर सरकारी संस्था खोल सकता है, ट्रस्ट खोल सकता है, सोसाइटी खरीद सकता है, ये सहकारी संस्था खोल सकता है, नाबालिग भी खोल सकता है लेकिन अभिभावक के साथ, मैंने शुरू में ही बोला था। अब बचत खाता और चालू खाता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बचत खाता जो होता है बचत के लिए उपयोगी है, सीमित निकासी है, इसमें ब्याज मिलता है, सामान्य व्यक्तियों के लिए होता है। चालू खाता व्यापार के लिए उपयोगी है। ठीक है, बचत खाता हम लोगों के लिए, चालू खाता किसके लिए? व्यापारियों के लिए। बार बार निकासी की सुविधा है, आप जब चाहो तब पैसा निकाल सकते हो। ब्याज नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है, तो नहीं भी चलेगा। व्यवसायिकों के लिए, और है किसके लिए? व्यवसायियों के लिए। अब हम बात करेंगे सावधि जमा खाता का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब फिक्स डिपॉजिट का जो एफडी का बोला है कि इसका वर्णन कीजिए। तो निश्चित अवधि के लिए जमा किया जाता है, एक निश्चित अवधि, 2 साल, 1 साल, 4 साल, 6 महीना, एक निश्चित अवधि के लिए। बीच में निकाल नहीं सकते हैं, निकालेंगे तो लॉस होगा। सबसे अधिक ब्याज दर मिलता है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है राशि की अवधि पूर्ण होने पर मिलती है, और जब राशि की अवधि पूरा हो जाता है तो अपने वो पैसा बढ़ के मिल जाता है। ऋण के लिए सुरक्षा के रूप में उपयोगी है, और लोन लेने में भी मदद होता है। अगर आपका एफडी है आप लोन ले सकते हो ईजिली, आप कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, चालू खाते के गुण दोष लिखिए। तो असीमित लेन देन है इसका। चालू खाता का गुण है कि अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जो व्यापारियों वाला चालू खाता व्यापारी के लिए समझ लो, व्यापारी के लिए उपयोगी है ये। भुगतान सुरक्षित माध्यम है, भुगतान का सुरक्षित माध्यम है। दोष क्या है? ब्याज नहीं मिलता है, बैंक शुल्क देना पड़ता है, इसमें एक बैंक रेट देना पड़ता है। ठीक है, बचत खाते का गुण दोष लिखिए। बचत की आदत विकसित होती है इससे, बचत खाते से। जमा राशि पर ब्याज मिलता है, जो जमा राशि है उस पर इंटरेस्ट भी मिलता है। धन सुरक्षित रहता है। निकासी सीमित है इसकी। दोष में आएंगे तो निकासी सीमित है चालू खाते की अपेक्षाकृत।
ठीक है, छोटे लेन देन के लिए उपयुक्त है। जो छोटा लेन देन है उसके लिए बचत खाता ठीक है, बड़े के लिए नहीं है, तो ये नुकसान में बोला गया है, दोष में बोला गया है। तो हो गया ये भी चैप्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर आ चैप्टर नंबर 14 है, और इसमें पहला क्वेश्चन है कि डाकघर बचत बैंक खाता क्या है, समझाइए। तो डाकघर बचत बैंक खाता भारत सरकार द्वारा संचालित एक बचत योजना है। क्या है, भारत सरकार इसको संचालित करती है, एक बचत योजना है जिसमें लोग अपनी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रूप में जमा कर सकते हैं। तो जिसमें लोग जो हैं वो अपना छोटा छोटा बचत सुरक्षित रूप से जमा कर सकते हैं। इस खाते का मुख्य उद्देश्य है आम जनता, विशेषकर जो ग्रामीण है और जो दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना। इसका मुख्य उद्देश्य है कि जहाँ पर बैंक नहीं है, जहाँ साधारण लोग रहते हैं, ग्रामीण लोग रहते हैं, वहाँ तक इन सुविधाओं को लेके जाना। इस खाते में जमा धन पर सरकार द्वारा निश्चित ब्याज प्रदान किया जाता है। आप अगर यहाँ पैसा जमा करोगे तो सरकार एक निश्चित ब्याज देगी आपको, निश्चित, जिसमें लोगों की बचत का लाभ मिलता है। जिसमें लोगों को क्या होता है, बचत का, जो पैसा जमा करते हैं उनका लाभ मिलता है और भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन सुरक्षित रहता है। ठीक है, डाकघर बचत बैंक की मुख्य विशेषताएं क्या है, यह पूरी तरह सुरक्षित होता है क्योंकि इसे भारत सरकार चलाती है। ये पूरी तरह से सुरक्षित होता है, बैंक से भी ज़्यादा। खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि बहुत कम होती है। यहाँ खाता खोलने में जो पैसा लगता है, जो बैंक की तुलना में कम लगता है। धन जमा और निकासी की सुविधा आसानी से उपलब्ध है। आप पैसा भी जमा कर सकते हो इजीली, निकाल भी सकते हो इजीली। पासबुक के माध्यम से सभी लेन देन और रिकॉर्ड रखा जाता है। जितने भी रिकॉर्ड रखे जाते हैं पासबुक के माध्यम से रखे जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ये सुविधा आसानी से मिल जाती है, गाँव में ये सुविधा ज़्यादा आसानी से मिलता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या है, डाकघर बचत बैंक खाता जनसाधारण को बचत के प्रति जागरूक बनाता है। जो जनसाधारण लोग हैं उनको बचत के लिए प्रेरित करता है। सुरक्षित निवेश को सर्वोत्तम साधन प्रदान करता है और एक आपको सुरक्षा प्रदान करता है, ये लिख सकते हो। डाकघर बचत बैंक की धीमी प्रगति के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्या वजह है कि अगर इतना कुछ करता है ये, उसके बाद भी इसका जो गति है, जो प्रोग्रेस है, वो बहुत ही स्लो है। तो डाकघर बचत बैंक योजना सुरक्षित और उपयोगी होते हुए भी अपेक्षित प्रगति नहीं कर सकी है। जो डाकघर जो है, ये सुरक्षित होने के बाद भी, भारत सरकार का यूनिट होने के बाद भी उस तरह से प्रोग्रेस नहीं कर सकी है जितना ये करना चाहिए। इसके मुख्य कारण क्या है, इसके कुछ कारण बनते हैं, वो है आधुनिक सुविधाओं की कमी। डाकघरों में एटीएम, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं बहुत कम है, या किसी किसी में तो है ही नहीं, कहीं है तो बहुत कम है। जबकि बैंकों में ये सुविधाएं सहज रूप से उपलब्ध हो जाती हैं, ईजी है, बैंक में आसानी होता है इस चीज़ को प्राप्त करना। सेवा में विलंब, कई डाकघर में कर्मचारियों की संख्या कम और भीड़ अधिक होती है। कभी कहीं क्या होता है, डाकघरों में जो कर्मचारियों की संख्या है वो कम है और जो भीड़ है वो अधिक होता है, आम लोग ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण कार्य नहीं हो पाता, धीमी गति से होता है। ठीक है, यह खाता धारक, लेकिन खाता धारक को असुविधा प्रदान करता है। जागरूकता में कमी, ग्रामीण तथा अशिक्षित लोगों में डाकघर विभिन्न बचत योजनाओं की पूरी जानकारी नहीं होती है। जो डाकघर में जो योजनाएं चलती हैं बचत की, उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं होती है, प्रचार प्रसार भी नहीं होता है डाकघर के द्वारा, इसलिए भी इस योजनाओं का लाभ नहीं उठा सकते हैं और डाकघर का जो प्रगति है वो धीमा रहता है। वातावरण और व्यवस्था, कुछ डाकघरों में बैठने की सुविधा, टोकन व्यवस्था, मार्गदर्शन आदि उचित नहीं होते। कहीं कहीं डाकघर बहुत ही खराब ढंग से ये हो रहा है, वहाँ पे अच्छी व्यवस्था नहीं होती है बैठने उठने की। ठीक है, मेन डाकघर को छोड़ दो तो हर जगह ऐसा ही देखा जाता है, तो लोग आकर्षित नहीं हो पाते। प्रतिस्पर्धा, निजी और सरकारी बैंकों द्वारा आकर्षक योजनाएं, त्वरित सेवाएं और डिजिटल सुविधा देने के कारण लोगों का रुझान बैंकों की ओर बढ़ गया है। लोग क्या है कि आजकल डिजिटल सुविधा चाहते हैं, जैसे यूपीआई वगैरह, कार्ड वगैरह से पेमेंट करना। ठीक है, कैशलेस, कार्डलेस पेमेंट तक ला दिया है वो लोग। ठीक है, तो प्रतिस्पर्धा जो है बैंकों से करना पड़ता है और डाकघर में वही पुराना ढांचा से चल रहा है, तो इसलिए प्रगति नहीं है। तो निष्कर्ष ये है कि यदि डाकघर की सेवाओं का आधुनिक बनाया जाए, अगर हम डाकघर को अगर मॉडर्न कर देते हैं, प्रचार प्रसार बढ़ा देते हैं, तो ग्राहक की सुविधा पर ध्यान दिया जाए, तो डाकघर की बचत बैंक की प्रगति तेजी से हो सकती है। तो क्या होगा, डाकघर भी आगे अच्छे से काम करेगा, बढ़ेगा। डाकघर में विनियोजन संबंधी योजनाएं लिखित। ठीक है, डाकघर आम जनता को सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजनाएं प्रदान करता है। डाकघर जो है, जो इतने भी आम लोग हैं उनको सुरक्षित और लाभकारी निवेश
योजनाएं प्रदान करता है। ठीक है, डाकघर आम जनता को एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजनाएं प्रदान करता है। ठीक है, और जिनका उद्देश्य लोगों की बचत की आदत विकसित करना है। ठीक है, भविष्य हेतु आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है। डाकघर की प्रमुख विनियोजन संबंधी योजनाएं निम्नलिखित हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे आपको योजनाएं पूछी गई हैं कि डाकघर का क्या क्या योजनाएं चलता है। तो पहला योजना है डाकघर बचत खाता। वो एक बचत खाता देती है। ठीक है, इसमें लोग अपनी धनराशि, जैसे बैंक देता है एक अपना जो बचत खाता है वही देती है, धनराशि जमा कर सकते हैं और ब्याज प्राप्त होता है। इसमें ब्याज प्राप्त होता है। ये सुरक्षित और सरल खाता होता है बचत खाता। तो बचत खाता ही खुलता है सबसे पहले हर जगह, पोस्ट ऑफिस में हो, बैंक में हो। तो पोस्ट ऑफिस में जो बचत खाता है वो दिया जाता है, जिसमें आम लोग जो है अपना पैसा रख सकते हैं जब चाहे तब, और जब ज़रूरत हो निकाल सकते हैं। ठीक है, ब्याज भी मिलता है इसमें। ठीक है, लेकिन कम होता है। आवर्ती जमा खाता का ये देता है, इसमें हर माह निश्चित राशि जमा की जाती है और 5 वर्ष के बाद सहित ब्याज सहित पूरी धनराशि मिलती है। यहाँ पे 5 वर्ष का आप रैकरिंग करवा सकते हो और हर निश्चित राशि, मान लो 5-5 हज़ार रुपये हर महीना आप जमा कर सकते हो, लेकिन पैसा जो मिलेगा 5 साल के बाद, और ब्याज इसमें अधिक मिलता है। ठीक है, एक योजना ये भी है, डाकघर के पास भी और बैंक के पास भी है ये सब खाता। अस्थायी जमा खाता, एक निश्चित अवधि के लिए धन जमा करके निश्चित और सुरक्षित ब्याज प्राप्त करते हैं। यह निश्चित अवधि क्या हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 साल, जिस तरह से बैंक में होता है। लेकिन अब जो योजनाएं हैं वो डाकघर के को विशेष बनाती हैं, बैंक से अलग बनाती है। एक मासिक आय योजना है, MIS बोलते हैं। इसमें जमा धन पर प्रत्येक महीने पर ब्याज दिया जाता है। यहाँ क्या करते हैं कि मान लो कोई आदमी पैसा जमा कर दिया और उसको एज ए पेंशन के रूप में कुछ पैसा मिलना चाहिए, तो ब्याज के रूप में हर महीना उसके यहाँ पैसा आ जाता है, सैलरी या पेंशन के रूप में समझ लो। तो ठीक है, तो एक मासिक आय योजना, अगर किसी को मंथली इनकम चाहिए तो कुछ धन, मान लो कोई 20 लाख जमा कर दिया, तो उसका जो ब्याज होगा हर महीना उसको, उस व्यक्ति को मिल जाएगा। तो इस योजना को बोला जाता है मासिक आय योजना। तो उसके लिए पहले आपको पैसा जमा करना होता है। अब है किसान विकास पत्र। यह योजना एक निश्चित समय में धनराशि को दोगुना कर देती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है। एक किसान विकास पत्र ले लोगे तो 112 महीने में पैसा तुम्हारा हो जाएगा डबल। ठीक है, तो किसान विकास पत्र ये ग्रामीण योजना में बहुत ही है। अब लड़कियों के लिए योजना चलाता है ये, जिसका नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। यह योजना केवल बालिका के नाम पर खोली जाती है। इसमें उच्च ब्याज दर और कर में छूट मिलती है। यहाँ पे टैक्स में छूट मिलता है जो भी ये योजना खरीदते हैं, लेकिन एक निश्चित आय की जो बालिका होती है उनके लिए होता है ये। वरिष्ठ नागरिक बचत योजना है। ठीक है, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों के लिए विशेष योजना है जो तिमाही आधार पर ब्याज प्रदान करते हैं। निष्कर्ष, इन सभी योजनाओं के माध्यम से डाकघर आम नागरिकों को सुरक्षित, सरल और विश्वसनीय निवेश सुविधा उपलब्ध कराता है और राष्ट्र की आर्थिक प्रगति में योगदान देता है। ठीक, अब आएंगे डाकघर बचत बैंक खाता तथा बैंक खाते में अंतर कीजिए। ठीक है, तो डाकघर बचत बैंक खाता और बैंक खाते में क्या अंतर होगा, तो संचालन, डाकघर बचत खाता भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। हर जगह आपको पोस्ट ऑफिस की स्थिति एक मिलेगी, जबकि बचत खाता विभिन्न सरकारी और निजी बैंकों द्वारा संचालित होता है, और बहुत सारे सरकारी और निजी बैंक जो है वो बचत खाता को चलाते हैं। ठीक है, और बैंकों की स्थिति, हर बैंक एक दूसरे से अलग दिखता है, लेकिन डाकघर ऐसा नहीं होता। न्यूनतम जमा राशि, डाकघर में खाता खोलने के लिए कम पैसा का जरूरत पड़ता है, न्यूनतम जमा राशि है वहाँ, जबकि बैंक में अधिक राशि लगती है डाकघर की तुलना में। आधुनिक सुविधाएं, डाकघर में ATM, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही सीमित है, जबकि बैंकों में ये सुविधाएं व्यापक रूप से मिलती हैं। तो एक बात हुआ। संयुक्त खाता, डाकघर में संयुक्त खाता खोलने की सुविधा सीमित है, जबकि बैंकों में ये सुविधा आसानी से उपलब्ध होती है। ठीक है, खाते का हस्तांतरण, डाकघर खाते का हस्तांतरण देश के किसी भी डाकघर में हो सकता है। डाकघर में अगर खाता खुलवाए तो देश के किसी भी डाकघर में आपका खुल जाएगा। आप आंध्र प्रदेश जाओगे वहाँ होगा, जबकि बैंक खाता उसी बैंक की शाखाओं में ही हस्तांतरित होंगी। लेकिन जो बैंक खाता आप खुलवाए हो SBI में मान लो, तो वो SBI में ही जाएगी, दूसरे बैंक में नहीं जाएगी। तो ये लिमिटेशन है। अतिरिक्त सुविधाएं, डाकघर लॉकर सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है, उपलब्ध नहीं होती है डाकघर में, कोई तरह की लॉकर व्यवस्था उपलब्ध नहीं होती, लेकिन बैंक ये भी सुविधा उपलब्ध कराता है। ठीक है,
तो बैंक जो है एजेंट के रूप में ज़्यादा कार्य करने में सक्षम है, डाकघर नहीं है। ठीक है, तो निष्कर्ष, डाकघर बचत खाता सुरक्षा और सरलता के लिए उपयुक्त है। आप डाकघर बचत खाता चुनो क्या, अगर सुरक्षित चाहती हो, सरल चाहती हो तो उपयुक्त है, जबकि बैंक खाता जो है अधिक सुविधा प्रदान करता है और सेवाओं के कारण अधिक लोकप्रिय है। ठीक है, अब हम बात करेंगे डाकघर बचत बैंक खाते के उद्देश्य। तो उद्देश्य तो मैंने लिखा, लोगों को बचत करने की आदत विकसित करता है, सुरक्षित निवेश की सुविधा प्रदान करता है, आम जनता विशेषकर ग्रामीण लोगों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराता है, भविष्य की आवश्यकताओं के लिए धन सुरक्षित करता है। डाकघर बचत बैंक खाता कौन खोल सकता है? डाकघर बचत बैंक कोई भी नागरिक खोल सकता है। 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए खाता उनके अभिभावक द्वारा खोला जा सकता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संस्था या संगठन भी खाता खोल सकते हैं। अब आएंगे किसान विकास पत्र टिप्पणी लिखिए। ठीक है, किसान विकास पत्र के बारे में मैंने संक्षेप में पहले ही बताया। इसमें धनराशि 112 महीने में दुगनी हो जाती है। योजना जो है खासकर जो मध्यम वर्ग के किसान हैं उनके लिए है। ठीक है, बहुत लोकप्रिय है। ठीक है, अधिकतर लोग खरीदते हैं इसको गांव में। डाकघर बचत बैंक खाते का लाभ बताइए। ठीक है, डाकघर बचत खाते का लाभ क्या है? यह पूरी तरह सुरक्षित होता है और सरकार द्वारा संचालित खाता है ये। ठीक है, खाता खोलने के लिए न्यूनतम राशि यहाँ कम है अपेक्षाकृत बैंक, और धन जमा और निकासी की सुविधा ईजी है। जमा राशि पर ब्याज मिलता है, जो जमा करोगे उस पर ब्याज मिलेगा। अब एक है इंदिरा विकास पत्र की विशेषताएं लिखिए। यह एक सुरक्षित और लाभकारी निवेश योजना थी। ठीक है, और इसमें जमा राशि निश्चित समय पर दुगनी मिलती है थी। इसमें देश भी व्यक्ति बिना आवेदन औपचारिकता खरीद सकता था, और इसमें नामांतरण और एवं गिरवी रखा जा सकता है, और निवेशक की पहचान गोपनीय रहती थी इसमें। ठीक है, तो इतना था, ये चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर। अब नेक्स्ट चैप्टर है अध्याय 15, और यह है विनिमय सात प्रलेख, जिसमें से विनिमय सात प्रलेख में ये है चेक। चेक से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। पहला क्वेश्चन है, तो चेक जो है बच्चों, चेक बैंक को दिया गया एक लिखित आदेश है। बैंक क्या है? बैंक को दिया गया एक लिखित आदेश है। चेक बैंक ही इशू करती है, लेकिन जो बैंक खाता धारक होता है वो एक लिखित आदेश देता है। ठीक है, चेक पर हम साइन करते हैं। मान लो अगर हमारा खाता है तो हम साइन करेंगे और वो आदेश देंगे, और जिसके माध्यम से खाता धारक अपने खाते से किसी व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान करने को कहता है। तो इसमें क्या कहते हैं हम कि भाई एक चेक काट दिए और मेरे खाते से उस आदमी जिसके लिए हम चेक काटें उसको पैसा दे दो, तो बैंक उसको पैसा दे देती है। तो यह नगद भुगतान का सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। ये जो नगद भुगतान करते हैं हमको पैसा का ज़रूरत इसमें नहीं पड़ता, लेकिन ये नगद ही कहलाएगा, क्योंकि ये बहुत सुरक्षित है। हम करोड़ों रुपया एक कागज़ में हस्तांतरित दूसरे को कर सकते हैं और दूसरे का पेमेंट हो जाएगा। तो चेक बैंक को दिया गया एक लिखित आदेश है, पहला लिखना है, जिसके माध्यम से खाता धारक अपने खातों से किसी व्यक्ति को निश्चित राशि का भुगतान करने को कहता है। यह नगद भुगतान का सुरक्षित और सुविधाजनक तरीका है। ठीक है, अगला हम जानेंगे चेक की मुख्य विशेषताएं क्या है। यह बैंक को दिया गया लिखित आदेश होता है। ये क्या होता है? विशेषता को याद रख लोगे तो परिभाषा अच्छे से लिख पाओगे। ये बैंक को दिया गया लिखित आदेश होता है, पहला लाइन। भुगतान केवल बैंक द्वारा किया जाता है। इसको भी आप लिख सकते हो इस तरह से, बिना नंबर नहीं छोड़ो और सारा नंबर हटा दो, सीधे लिख दो, वो परिभाषा हो गया। यह बैंक को दिया गया लिखित आदेश होता है। भुगतान केवल बैंक द्वारा किया जाता है। चेक की तिथि और हस्ताक्षर आवश्यक होते हैं। चेक में डेट और साइन जरूरी होता है। राशि शब्द और अंकों दोनों में लिखी जाती है। शब्द में भी लिखा जाता है, मान लो 25,000 तो 25,000 हम लिखेंगे संख्या में, और उसको शब्द में भी लिखेंगे मात्र 25,000 रुपया। ठीक है, शब्दों में भी लिखते हैं इसको। इसकी वैधता अवधि 3 महीने की होती है। अगर चेक आप काट दिए तो 3 महीना वो चलेगा, और 3 महीना में कभी भी वो पेमेंट ले सकता है। ठीक है, तो चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 3 महीने की होती है। अतः चेक आधुनिक लेन देन का सुरक्षित और विश्वसनीय साधन है। यह क्या है? आधुनिक लेन देन का सुरक्षित और विश्वसनीय साधन है। विशेषताओं को आप खोल दो नंबर सिर्फ, उसमें वो परिभाषा बन गया, कोई दिक्कत नहीं। चेक के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। चेक के बहुत सारे प्रकार होते हैं। यहाँ पे कुछ चेक के प्रकार हैं, उसको देख लो। एक होता है कोरा चेक, जिसमें राशि नहीं लिखी होती, केवल हस्ताक्षर होते हैं, उसको बोलते हैं ब्लैंक चेक। ठीक है, अंग्रेजी में। कोरा चेक जिसमें सिर्फ हस्ताक्षर होता है, राशि नहीं लिखा होता है, आदमी राशि अपने से भी डाल सकता है। पूर्व तिथि चेक, जिस पर वर्तमान तिथि से पहले की तारीख लिखी होती है। उसमें क्या होता है कि पूर्व
पोस्ट डेटेड चेक में क्या होता है, जिस पर जो आज हम वर्तमान तिथि है उसको नहीं लिख के पहले का कोई तारीख लिख दें, ठीक है, जिसमें वो 3 महीना का होता है तो उसकी ड्यूरेशन घट जाती है, तो कभी कभी वैसा भी ज़रूरत होता है, लिखते हैं लोग। एक होता है भविष्य तिथि चेक, जो कि आगे का चेक होता है, ठीक है। तो इस चेक में क्या होता है कि जिस पर आगे की भविष्य की तिथि लिखी होती है, आज जो डेट में लिख रहे हैं उस डेट को नहीं लिख के आगे का डेट लिख दिए, तो उसका वैलिडिटी बढ़ जाता है। गुम चेक, खो जाने वाला चेक होता है जिसका दुरुपयोग की संभावना रहती है, उसको बोलते हैं गुम चेक। जाली चेक, एक होता है नकली या जाली हस्ताक्षर वाला चेक को, जो अमान्य होता है। आप अगर चेक नकली नहीं होता है, आपका हस्ताक्षर नकली होता है, अगर नकली हो गया हस्ताक्षर तो वो जाली चेक हो गया। प्रमाणित चेक, प्रमाणित चेक बैंक द्वारा प्रमाणित चेक है जिसका भुगतान सुनिश्चित माना जाता है। अगर चेक एक सर्टिफाइड होता है, अगर बैंक उसको प्रमाणित कर दिया तो उसका भुगतान पक्का होगा। छत विछत चेक, जो कट फट जाता है चेक उसको बोलते हैं छत विछत चेक। एक होता है बकाया चेक, 3 महीने से अधिक पुराना चेक को अमान्य माना जाता है, उसको बकाया चेक बोलेंगे। खुला चेक, जिस बैंक के काउंटर में प्रस्तुत करने के नगद प्राप्त किया जा सकता है उसको खुला चेक बोलते हैं, ब्लैंक, ठीक है। एक होता है रेखांकित क्षेत्र, जिस पर 2 समानांतर रेखाएं खींची बनी होती है, इसका भुगतान केवल खाते में होता है, लेकिन इसका भुगतान नगद नहीं होकर आपके खाते में होगा, ठीक है, अगर आप क्रॉस कर दोगे। इस प्रकार चेक विभिन्न प्रकार के उपयोग और सुरक्षा के अनुसार अलग अलग परिस्थितियों में प्रयोग किए जाते हैं। तो इस तरह के चेक जो है एक ही चेक है, लेकिन अलग अलग कंडीशन में इसको पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। अब आएंगे चेक के अनादरण के कारणों की व्याख्या कीजिए। चेक का अनादरण, चेक का अनादरण क्या है बच्चों? माने चेक को इज्जत नहीं मिलना। जब पैसा नहीं रहे खाते में तो चेक अनादरित हो जाता है, ठीक है। जब बैंक किसी कारण से या मान लो साइन नहीं मिला तो चेक को डिसऑनर कर देता है, ठीक है, जिसको साधारण भाषा में लोग बोलते हैं बाउंस कर गया। जब चेक किसी कारण से चेक का भुगतान नहीं करता, जब बैंक किसी वजह से चेक का भुगतान नहीं करता तो उसे चेक का अनादरण या चेक बाउंस कहा जाता है। इसके मुख्य कारण इस प्रकार हैं, ठीक है। अप्राप्त धनराशि, खाते में अगर पैसा ही नहीं है तो चेक का भुगतान नहीं होगा, अनादरित होगा। अगला है हस्ताक्षर का मिलान न होना, जो चेक पर हस्ताक्षर किया गया है बैंक में जो दर्ज हस्ताक्षर है उससे नहीं मिला। जैसे मान लो बैंक में आप बैंक में कोई और साइन किए हो किसी नाम से और चेक में कुछ और साइन कर दे रहे हो तो वो पैसा बैंक नहीं देगी, तो उसको अनादरित कर देगी, चेक को डिसऑनर कर देगी। अगला है राशि में अंतर, शब्दों और अंकों में लिखी गई राशि मेल नहीं खाई। शब्द में कुछ लिख दिए, अंक में कुछ लिख दिए तो भी नहीं होगा, एक जीरो कम दे दिए वहाँ तो गड़बड़ा गया, समझ लो। कटिंग और ओवर राइटिंग, चेक में कटा फटा अगर किसी तरह का ओवर राइटिंग हुआ है, फिर से लिखे हो उसमें, तो वो अनादरित हो जाता है। 3 महीने का अधिक पुराना, अगर चेक का जो है वो 3 महीने के बाद वाला चेक जाके दोगे तो वो हो जाएगा पोस्ट डेटेड चेक, निर्धारित तिथि से पहले प्रस्तुत कर दे। अगर कोई डेट दिया हुआ है, हम बोले ना चेक में आगे का भी डेट लिख देते हैं, आप जाओगे और वहाँ पर जाके वो चेक को प्रस्तुत करोगे तो नहीं मिलेगा। जाली चेक, नकली हस्ताक्षर या जाली चेक प्रस्तुत अगर हो करोगे तो अनादरित कर देगा। अदालत या बैंक द्वारा भुगतान रोक आदेश, अगर अदालत अगर किस बैंक को अगर निर्देश दे देता है या ग्राहक जो जिनका खाता है वो निर्देश देते हैं कि पेमेंट नहीं करना है तो वो चेक को अनादरित कर देगा। खाता बंद होना, जिस खाते पे चेक बना हुआ है वो खाता अगर बंद पाया जाए तो चेक अनादरित कर सकता है बैंक। चेक पर आवश्यक जानकारी अधूरी होना, अगर चेक में तिथि नहीं लिखा है, नाम नहीं लिखा है, राशि नहीं लिखा है तो भी वो अनादरित कर सकता है। तो ये कारण बनते हैं चेक को वापस करने का, रिटर्न करने का, ठीक है, और अनादरित करने का। चेक के पृष्ठांकन की विधि लिखिए बच्चों। चेक का पृष्ठांकन बोलो या बेचान एक ही बात होती है, मतलब चेक को किसी दूसरे व्यक्ति को देने को पृष्ठांकन बोलते हैं। तो चेक का पृष्ठांकन का अर्थ है चेक के पीछे हस्ताक्षर करके उसे दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करना। चेक पहले किसी को मान लो हम काटे, मान लो तुमको दिए, अब वो तुम्हारे पास गया और तुम क्या किए कि उसको किसी और को दे दिया। अब तुमसे मान लो हम ए हैं, हमको पैसा देना है, तुम बी हो, बी को हमको पैसा देना है, तो हम बी को एक चेक काट के दे दिए। अब बी उस पैसे को अपने पास बी को पैसा मिलेगा, लेकिन बी चाहे तो अगर उसका सी से वो कर्जा खाया हुआ है, सी से लोन लिया हुआ है तो वो सी को दे दिया, ठीक है, वो चेक सी को दे सकता है, लेकिन उसको पीछे एक साइन करना होगा, तो पीछे साइन कर दिया तो उसका पृष्ठांकन हो गया, यानी बेचान हो गया।
तो पृष्ठांकन का विधि क्या है, उस पर 7 पॉइंट हैं। तो उसमें आप देखो, पृष्ठांकन चेक के पीठ पर किया जाता है। पृष्ठांकन हमेशा बेचने के लिए क्या करते हैं कि चेक का जो उल्टा साइड है यानी उसका पीछे है उस पर साइन कर देते हैं। पृष्ठांकन करने वाला व्यक्ति अपने बैंक में दर्ज हस्ताक्षर जैसा ही हस्ताक्षर करता है। तो पृष्ठांकन करने वाला जो व्यक्ति है जो बेचेगा उस चेक को, उस पर साइन कर देगा। फिर यदि विशेष व्यक्ति को चेक देना है तो उसका नाम लिखकर नीचे हस्ताक्षर करेगा। पृष्ठांकन साफ और स्पष्ट होना चाहिए, वहाँ पर कटा फटा नहीं होना चाहिए। आंशिक पृष्ठांकन मान्य नहीं है, कोई पूरी राशि ही हस्तांतरित की जाती है। आप चाहोगे कि 1 लाख का चेक है, उसमें 50,000 का हम किसी और को दे दें, 50,000 अपने पास रख दें, वो नहीं होगा। ठीक है, पृष्ठांकन लगातार श्रृंखला में होना चाहिए, बीच में किसी का हस्ताक्षर की कमी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पृष्ठांकन जो है वो लगातार होना चाहिए। यदि प्रतिबंध लगाना है तो लिख दिया जाता है कि चेक केवल खाते में जमा होगा। अगर किसी में अगर हमको प्रतिबंध लगाना है तो लिख देंगे कि चेक केवल खाते में जमा करना है। तो इस तरह से पृष्ठांकन होता है। पृष्ठांकन मतलब चेक का बेचान, कि चेक किसी को मिला वो किसी और को दे दिया। ठीक है, यही होता है पृष्ठांकन। ठीक है, अब है वाहक चेक तथा आदेश चेक में अंतर स्पष्ट कीजिए। वाहक चेक वह चेक है जिसमें भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मिल जाता है और उस पर या तो धारक लिखा होता है, या आदेश चेक वह चेक है जिसमें भुगतान किसी विशेष व्यक्ति को करने का निर्देश होता है। ठीक है, तो वाहक चेक जिसमें भुगतान चेक प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को मिलता है। माने चेक अगर वाहक चेक ऐसा बैरर चेक बोलते हैं इसको, तो अगर वो किसी व्यक्ति के पास है तो वही उसका मालिक हो गया, भले वो कोई भी हो। मान लो आप जा रहे हो वाहक चेक लेके, आपका गुम हो गया और किसी और व्यक्ति को मिल गया, तो वो बैंक जाएगा तो उसको पैसा मिल जाएगा, आपको नहीं मिलेगा। और आदेश चेक क्या होता है, उसमें एक विशेष व्यक्ति को दिया जाता है, वहाँ पे नाम लिख दिया जाता है, तो बस उसी व्यक्ति के खाते में आएगा पैसा। तो ये ज़्यादा सुरक्षित है, वाहक चेक सुरक्षित नहीं होता है। अब बात करेंगे रेखांकित एवं खुले चेक में क्या अंतर है। खुला चेक वह चेक है जिसका भुगतान बैंक काउंटर में नगद किया जाता है। खुला चेक क्या है, वो नगद पैसा लेना है तो आप खुला चेक दे दो, ठीक है, नगद मिल जाएगा। लेकिन अगर रेखांकित चेक कर दोगे, 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं ऊपर में, ठीक है, और उसका भुगतान केवल खाते में ही होता है। बाईं साइड में 2 समानांतर रेखाएं खींच दी जाती हैं और उसमें लिखा जाता है अकाउंट पे नॉट निगोशिएबल। इस तरह से अगर लिख देते हैं तो उसी व्यक्ति को मिलेगा जिस व्यक्ति के लिए चेक कटा है। इसलिए खुला चेक कम सुरक्षित है और रेखांकित चेक अधिक सुरक्षित है। रेखांकन के क्या नियम है? रेखांकन के मुख्य नियम इस प्रकार है। रेखांकन चेक के बाएं ऊपर हिस्से में 2 समांतर रेखाएं खींचकर किया जाता है। रेखांकित चेक का भुगतान नगद नहीं, केवल बैंक खाते में किया जाता है। साधारण रेखांकन को विशेष रेखांकन में बदला जा सकता है, लेकिन विशेष रेखांकन को साधारण में नहीं बदला जा सकता है। तो ये चीज़ है। चेक जारीकर्ता या चेक धारक दोनों ही चेक को रेखांकित कर सकते हैं। अकाउंट पेई ओनली नॉट निगोशिएबल लिखकर चेक की सुरक्षा बढ़ाई जा सकती है। चेक पृष्ठांकन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर है कि चेक के पृष्ठांकन का अर्थ चेक के पीछे हस्ताक्षर करके उसे दूसरे व्यक्ति को सौंप देना या हस्ताक्षरित करना। इससे चेक का अधिकार नए व्यक्ति को मिल जाता है। ठीक है, किसी को चेक दे देते हैं, वो नया आदमी को मिल जाएगा और वह बैंक से भुगतान प्राप्त कर सकता है। पृष्ठांकन साफ, पूर्ण और सही हस्ताक्षर के साथ किया जाना चाहिए। रेखांकन के प्रकार लिखिए। रेखांकन 2 प्रकार के होते हैं। एक साधारण रेखांकन जिस पर चेक पर केवल 2 समांतर रेखाएं खींची जाती हैं, इसमें भुगतान किसी भी बैंक खाते में किया जा सकता है। ठीक है, और जिसमें विशेष रेखांकन क्या होता है, जिसमें 2 रेखाओं के बीच किसी विशेष बैंक का नाम लिखा जाता है, तो उसका भुगतान उसी बैंक में होगा। एक खींच दिया जाता है और उस विशेष बैंक का नाम लिख देते हैं, तो उसको विशेष रेखांकन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये भी चैप्टर समाप्त हुआ। अब एक लास्ट चैप्टर बचा है, बस वो कराएंगे, हो जाएगा। अब नेक्स्ट चैप्टर और अंतिम चैप्टर है विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र तथा हुंडी। ठीक है, विनिमय योग्य लेखी है ये भी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ बोला गया प्रतिज्ञा पत्र क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रतिज्ञा पत्र लिखित दस्तावेज है जिसमें लेनदार निश्चित राशि निश्चित तिथि पर निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने का वचन देता है। यहाँ पर प्रतिज्ञा जैसा कि बोला जाता है, प्रॉमिसरी नोट बोला जाता है इसको अंग्रेजी में, जिसमें एक लिखित दस्तावेज होता है जिसमें जो लेखक, जो लिखने वाला होता है, वो एक निश्चित राशि एक निश्चित तिथि पर निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने का वचन देता है। वहाँ पे एक प्रॉमिस करता है कि हमको इतना दिन में आपको दे देंगे। जब भी किसी से हम उधार लेते हैं तो हम उसको भुगतान करने के लिए गारंटी देना पड़ता है। तो गारंटी के लिए समझ लो कि
हम चेक दे सकते हैं, चेक हो चुका था, और हुंडी दे सकते हैं, प्रतिज्ञा पत्र दे सकते हैं। तो यही हम प्रतिज्ञा पत्र लिखते हैं। तो इसमें लिखने वाला जो है वो ये वादा करता है कि भाई हम एक निश्चित तिथि में आपको भुगतान कर देंगे, ठीक है। तो यह लिखित दस्तावेज होता है। विशेषताओं पर जाएंगे हम, और इसको भी तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं। इसमें दो पक्ष होते हैं, एक लेखक होता है, एक प्राप्तकर्ता होता है। यह प्रॉमिस आधारित लेख होता है, इसको प्रॉमिस किया जाता है इसमें, और इसमें स्वीकृति आवश्यक नहीं है। इसमें ये स्वीकार करना आवश्यक नहीं है, वो प्रतिज्ञा ही लिख रहा है, वही स्वीकृत हो जाता है। प्रतिज्ञा पत्र का नमूना दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको पढ़ लेना है आपको, देख लो। अब बात करेंगे विनिमय पत्र क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी विशेषताएं लिखिए। तो वहाँ पे दो पक्ष होते थे, इसमें तीन पक्ष होते हैं, ठीक है। विनिमय पत्र एक लिखित आदेश है जिसमें देनदार को एक निश्चित राशि निश्चित तिथि पर निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। यहाँ देनदार को, यहाँ पे ये मूर्धन 9 हो गया, दंत 9 होगा, ठीक है। देनदार को एक निश्चित राशि निश्चित तिथि पर निश्चित व्यक्ति को भुगतान करने का आदेश दिया जाता है, ठीक है। इसमें एक जो पैसा जिसको देना है हमको पैसा, उसको हम निश्चित तिथि पर पैसा देने का बात करते हैं, ठीक है। एकदम प्रतिज्ञा पत्र जैसा, लेकिन यह लिखित आदेशात्मक दस्तावेज है। लेकिन इसमें पक्ष तीन होते हैं, वहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र में 2 होते थे, इसमें 3 होते हैं। भुगतान निश्चित तिथि पर होता है, इसमें 3 पक्ष हैं। एक लेखक जो बिल को लिखता है, एक स्वीकारकर्ता जो गछता है कि हम पैसा देंगे, और एक होता है प्राप्तकर्ता जिसको पैसा मिलता है। क्योंकि यहाँ कोई ज़रूरी नहीं कि जो लिख रहा है बिल उसी को मिले, वो अगर किसी और को बेचान कर दे, ये भी पृष्ठांकन होता है, तो बेचान अगर कर दे तो जिसको दिया है उसको मिलेगा पैसा, जिसके पास बिल है उसको मिलेगा। तो यहाँ पे 3 पक्ष हो जाते हैं। कभी कभी लेखक ही प्राप्तकर्ता होता है, ठीक है। तो भुगतान निश्चित तिथि पर होता है, इसमें स्वीकृति आवश्यक होती है। इसमें जो है एक्सपेक्ट स्वीकार करना पड़ता है, और व्यापारिक लेन देन में उपयोग होता है। विनिमय पत्र का नमूना कुछ दिया गया है, तो इसको आप पढ़ सकते हो, ठीक है। और उसी तरह का है, आप थोड़ा सा देख लोगे इसमें क्या क्या है। तो ये चीज़ है, याद तो रखना आप ही लोग को है। विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। विनिमय पत्र और प्रतिज्ञा पत्र में क्या अंतर है। विनिमय पत्र आदेशात्मक है, आदेश दिया जाता है। यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र में वचन दिया जाता है, ठीक है। आदेश और वचन। पक्षों की संख्या विनिमय पत्र में 3 होता है, प्रतिज्ञा पत्र में 2 होता है। स्वीकृति विनिमय पत्र के लिए आवश्यक है, लेकिन प्रतिज्ञा पत्र में स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उपयोग विनिमय पत्र व्यापारिक लेन देन के लिए उपयोगी है, प्रतिज्ञा पत्र निजी एवं उधार लेन देन के लिए है, ठीक है। ये अपना निजी उधार आप चेक कर सकते हो, लेकिन विनिमय पत्र जो है ज़्यादा व्यापक है, ज़्यादा बड़ा जो है वो विनिमय पत्र है, ठीक है। ये भी लिख सकते हो, ठीक है। हुंडी क्या है। हुंडी संक्षेप में अगर जाने तो हुंडी जो है प्राचीन, ये देसी चीज़ है, ठीक ना। ये तो हुंडी जो है प्राचीन भारतीय व्यापारिक दस्तावेज है, सबसे पुराना दस्तावेज है। जो पहले उधार लेने का जो सिस्टम था उसमें सबसे पुराना अगर देखा जाएगा तो हुंडी ही है। तो जिसका उपयोग उधार लेन देन, परिवहन एवं व्यापारिक भुगतान के लिए किया जाता है, ठीक है। मुख्य बिंदु क्या है, विनिमय पत्र का स्वदेशी रूप है। ये जो है विनिमय पत्र का, बिल ऑफ एक्सचेंज का एक देसी रूप है, ठीक है। और व्यापारियों के बीच अधिक प्रचलित है। इसमें बैंक का कोई लेना देना नहीं, बैंकिंग प्रणाली से दूर रहता है, ठीक है। और ये व्यापारियों के बीच ही होता है। विश्वास और परंपरा पर आधारित है। ये विश्वास पर है, लोगों के विश्वास पे चलता है, और परंपरा पर, जो पीछे ज़माने में जिस तरह से चल रहा है वैसे चलता है। प्रायः बैंकिंग प्रणाली के बिना उपयोग की जाती थी। पहले जो है बैंकिंग प्रणाली में इसको नहीं लिया जाता था। देखो यहाँ पे हुंडी का भी संक्षिप्त विवरण है। अब बैंक ड्राफ्ट क्या है संक्षिप्त में समझो। बैंक ड्राफ्ट बैंक द्वारा जारी सुरक्षित भुगतान साधन है, जिसमें भुगतान की गारंटी बैंक देता है। उपयोग व्यापारिक भुगतान, फीस, सरकारी जमा, दूरस्थ स्थानों पर भुगतान। आप भी जो चेक वगैरह, बैंक ड्राफ्ट जो है, आप परीक्षा वगैरह जब दोगे, प्रतियोगिता परीक्षा, तो उसमें बैंक ड्राफ्ट का डिमांड किया जाता है, तो आपको जमा करना होगा, ठीक है। तो बहुत सुरक्षित है, ठीक है, ये चीज़ है। तो विनिमय पत्र के पक्षों को संक्षिप्त विवरण लिखिए। तो विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज ही इस चैप्टर का सबसे मेन चीज़ है। तो उसमें पूछेगा आपसे, ये पूछ सकता है, बाकी में नहीं पूछेगा कितने पक्ष होते हैं, क्या नहीं होते हैं। तो इसमें एक लेखक होता है जिसे व्यक्ति ने बिल लिखा है। लेखक कौन कहलाएगा, जो लिखता है, ठीक है, बिल लिखता है। स्वीकार करता है, जिस
पर भुगतान का दायित्व है, जो ये स्वीकार करता है कि हम इस बिल को जो आप मेरे ऊपर लिखे हम इसका भुगतान करेंगे। एक प्रकार प्राप्तकर्ता होता है जिसे भुगतान प्राप्त होना है, जिसको पैसा मिलना है वो होता है। तो पहली बार अगर लेखक जो है उसको भी पैसा मिल सकता है, जो लिखता है बिल वही प्राप्तकर्ता भी होता है। लेकिन अगर लेखक वो बिल किसी तीसरे आदमी को दे देता है तो जो प्राप्तकर्ता जो जिसके पास बिल है उसी को मिलता है। ये तीसरे के पास जा सकता है, तीसरे से चौथे के पास जा सकता है, यानी जिसके पास बिल रहेगा उसी को मिलेगा। तो प्राप्तकर्ता वही व्यक्ति है, ठीक है। खुद भी हो सकता है और भी हो सकते हैं, ठीक है। बस इतना याद रखना है। विनिमय पत्र के उपयोग महत्व क्या है? उधार की वसूली सुरक्षित होती है, इसमें उधार की जो वसूली है वो सुरक्षित रहता है। इसमें व्यापारिक भुगतान में सुविधा मिलती है, प्रमाण रूप में कार्य करता है और कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, समय पर भुगतान सुनिश्चित होता है इसमें। तो आप हुंडी के बारे में भी महत्व के पूछे तो ये लिख सकते हो। आपको अगर प्रतिज्ञा पत्र के महत्व के बारे में बोले तो ये भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये समाप्त हो गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब। आप लोग ध्यान से सुनो, अच्छे से पढ़ो और अच्छे से एग्जाम दो।